क्या एक इंसान सूरज बन सकता है? आज के एपिसोड में सूचिंग पावर की उस हद को तोड़ने वाला है जो किसी ने सोची नहीं थी। हम बात कर रहे हैं एक इंपीरियल क्लास लेगेसी की। एक तरफ सूचिंग अपनी बॉडी को निचोड़कर एक डिवाइन वेपन बनाएगा और दूसरी तरफ समुंदर के बीच मिलेगा उसका सबसे बड़ा सरदर्द, हमारा फेवरेट कैप्टन। लेकिन यह सब शुरू होगा उस डरावनी आवाज से, क्रंच क्रंच। क्या सूचिंग अपनी ही शैडो का शिकार बनने वाला है? चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 170 से 180 और ट्रस्ट मी, आज का एपिसोड प्योर एक्शन और क्रेजी ट्विस्ट से भरा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारा एमसी अब गॉड मोड में जाने वाला है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं कि पिछले एपिसोड में हमारे सूचिंग के साथ क्या हुआ था। सबसे पहले सूचिंग को ग्रेट आई में बुलाया गया, जहां 7th पीक के वाइस पीक लॉर्ड ने उसे एक नया मिशन दिया, डिंग शुए का बॉडीगार्ड बनना। मकसद सिंपल था, अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना। लेकिन मिशन सिंपल कहां रहने वाला था। वहां एंट्री मारी हमारे आशिक जाओ जोंग हैंग ने। बंदे ने लड़की इंप्रेस करने के चक्कर में हद पार कर दी। सूचिंग के कपड़े तो छोड़ो, उसने उसकी आईब्रोज तक कॉपी कर ली। पूरा महीना सूचिंग बस इनके लव ट्रायंगल का तमाशा देखता रहा। मजाक से हटकर एक डार्क मोमेंट भी आया। उन्हें एक छुपी हुई सुरंग मिली जहां से आवाज आ रही थी, डैडी कम होम। वो कोई भूत नहीं बल्कि एक मरे हुए सी ज़ॉम्बी की आखिरी यादें थीं। उस सीन ने हमें याद दिलाया कि ये दुनिया कितनी क्रूअल है। और फाइनली सबसे बड़ा ट्विस्ट, सूचिंग एक सुनसान आइलैंड पर गया ताकि अपने शैडो और आयरन स्क्यूअर को अपग्रेड कर सके। वहां पेट्रियार्क और शैडो के बीच रेस लग गई। पेट्रियार्क बन गया एक लाइटनिंग स्पिरिट, लेकिन शैडो वो बन गई एक नाइटमेयर ट्री जिस पर 100 से ज्यादा आंखें और दांत थे। और वीडियो के एंड में हमने सुनी वो डरावनी आवाज, क्रिंच क्रिंच। अब सवाल यह है कि क्या यह नया खौफनाक रूप सूचिंग के कंट्रोल में रहेगा या ये उसका पहला दुश्मन बनेगा? जवाब मिलेगा अभी। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वो परछाई अब एक अजीबो गरीब स्याह काले पेड़ में तब्दील हो चुकी थी। उसकी टहनियों पर 100 से भी ज्यादा आंखें खुल गई थीं और उन सभी से एक ऐसी खूनी लाल रोशनी फूट रही थी जिसने पूरी खदान को जैसे लहू के समुद्र में डुबो दिया था। उससे निकल रही वो क्रूरता, वो पागलपन साफ बता रहा था कि उसने खुद को बहुत अरसे से दबा के रखा था। आज जब वो बंधन टूटा तो उसके अंदर का सारा जहर बाहर उबल पड़ा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी वो जानलेवा नफरत शूचिंग के लिए नहीं थी बल्कि पेट्रिया गोल्डन वॉरियर के लिए थी। इतने लंबे समय से शूचिंग उसे हर रोज दबाता आ रहा था। कायदे से तो सारा गुस्सा उसी पर निकलना चाहिए था, लेकिन जाहिर है पेट्रिया की हरकतों ने उस परछाई के अंदर इतनी नफरत भर दी थी कि वो अपना असली दुश्मन उसे ही मान बैठी थी। पेट्रिया के चेहरे पर गंभीरता थी, उसके चारों तरफ बिजली कड़क रही थी, लेकिन मन ही मन वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वाह छोटी परछाई, तूने तो कमाल कर दिया। अपनी बागी फितरत दिखाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। अब देखना, मेरी वफादारी और पक्की हो जाएगी। यही सोचते हुए पेट्रियार्क ने जोर से दहाड़ लगाई। अरे दुष्ट परछाई, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे मालिक को ही निगलना चाहती है। बोलते ही वो बड़ी वफादारी के साथ उड़कर शूचिंग और उस परछाई के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसके लोहे की सीख पर बने बिजली के निशान चमक उठे और एक खौफनाक आभा बिखरने लगी। लेकिन शूचिंग की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे परछाई के पागलपन की कोई फिक्र नहीं थी। उसका दिमाग तो उस अजीब सी चर चर आवाज की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ था। और तभी उसे याद आ गया, वो ड्रैगन रथ वाला दानव। अचानक उसे एक दबी हुई गड़गड़ाहट सुनाई दी जो बहुत दूर से खदान और उस टापू के भी पार से आ रही थी। आवाज धीमी थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर घिसटती जा रही हो। उसकी धमक से समुद्र की सतह पर लहरें उठने लगी और पूरा टापू थर्रा उठा। किनारे से दूर पानी के नीचे मौजूद शूचिंग के स्नेक नेक ड्रैगन ने अपनी आंखें खोली और दूर देखा। उस ड्रैगन की आंखों से जो शूचिंग ने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। दूर समुद्र में पानी की सतह पर घना कोहरा छाया हुआ था और उस आवाज के साथ साथ अब जंजीरों के खनकने की आवाज भी आ रही थी। समुद्र की तलहटी पर एक पहाड़ जैसा विशाल दानव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका पूरा शरीर अनगिनत टेंटिकल से ढका हुआ था जो बालों की तरह लहरा रहे थे। उसके हर कदम से पानी के अंदर तूफान उठ रहा था और रेत के बादल छा रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा,
उसके पीछे वो काली मनहूस जंजीरें दिखाई दी। वो जंजीरें एक प्राचीन कांस्य के ड्रैगन रथ से जुड़ी थीं। वो रथ वक्त की मार से जंग खा चुका था, काफी जर्जर हालत में था और एक तरफ इतना झुका हुआ था कि लगता था अभी पलट जाएगा। वो समुद्र की तलहटी पर एक गहरी खाई बनाता हुआ घिसट रहा था। वो दानव और वो रथ दोनों इतने विशाल थे कि उनके सामने शूचिंग किसी चींटी से ज्यादा नहीं लगता था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी उस रथ पर बनी नक्काशियां। वो किसी सम्राट की सवारी लगती थी, जिसे सिर्फ वही चला सकता है जिसमें अपार गरिमा हो। जैसे जैसे वो दानव करीब आया, समुद्र में हाहाकार मच गया। लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि सुनामी का रूप ले लिया। उससे निकल रही वो खौफनाक ऊर्जा जॉइन की ताकत से इतनी ज्यादा थी कि उसका कोई हिसाब ही नहीं था। जुगनू और मशाल जैसा फर्क। अगले ही पल शूचिंग का वो स्नेक नेक ड्रैगन उस दबाव से बिखर कर चूर चूर हो गया। शूचिंग की आंखों में जलन होने लगी और खून टपकने लगा। खदान की दीवारें दरक कर ढह गईं और समुद्र का पानी अंदर भरने लगा। अब उसे देखने के लिए किसी ड्रैगन की जरूरत नहीं थी। वो दानव अब उसकी अपनी आंखों के सामने था। उसकी आभा ने शूचिंग के दिमाग को झकझोर कर रख दिया। बिना एक पल गवाए शूचिंग ने अपनी लाइफ फ्लेम जला ली और प्रोफाउंड रेडियंस की अवस्था में चला गया। उस दबाव का मुकाबला करने के लिए वो एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। इस आबाधापी में भी रथ के करीब होने की वजह से उसकी नजर उस पर बनी एक नक्काशी पर गई। उसमें एक खूबसूरत नौजवान था जिसने शाही कपड़े और सम्राट का ताज पहना हुआ था। वो रथ पर बैठा था, एक हाथ अपनी ठुड्डी पर रखे और दूसरे हाथ में बांस की तख्ती लिए कुछ पढ़ रहा था। तस्वीर बेहद सजीव थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उस रथ को 5 सुनहरे ड्रैगनों से लिपटा हुआ एक दानव आसमान की ओर खींच रहा था। वो दानव भले ही एक चित्र था, लेकिन उसकी ताकत साफ झलक रही थी। तस्वीर में वो दानव पीछे मुड़कर अपने उस युवा मालिक को देख रहा था। उसकी आंखों में भक्ति और पागलपन की हद तक वफादारी थी, जैसे उस युवा नौजवान को खींचना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान हो। शूचिंग ने अगली नक्काशी देखी। वो सम्राट का ताज पहने नौजवान रथ पर बादलों के पार क्षितिज तक गया और वहां जाकर वो सूरज बन गया। वो आसमान के गुंबद में लटक गया और नीचे की दुनिया को रोशन करने लगा। आखिरी तस्वीर में शाम का समय था और वो सूरज वापस उसी नौजवान में बदल गया। वो फिर से रथ पर बैठा था और दानव उसे समुद्र के पार खींच रहा था। इन छवियों ने शूचिंग की रूह को कपकपाने पर मजबूर कर दिया। तभी रथ खींचने वाले उस असली दानव के मुंह से फिर वही आवाज निकली, चर 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 चर। हैरानी की बात यह थी कि यह आवाज उस परछाई के जवाब में थी। हालांकि शूचिंग की परछाई अब पानी में डूबकर दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो जानता था कि वो अभी भी उसी पेड़ के रूप में है, पागलपन और नफरत से भरी हुई, और वो अभी भी वही आवाज निकाल रही थी, चर 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 चर। दानव कांपा और शूचिंग की दिशा में बढ़ता रहा। डर की एक लहर शूचिंग के अंदर उठी। उसने एक पल के लिए उस दानव को देखा और फिर भागने का फैसला किया। उसने अपने बैंगनी क्रिस्टल की ताकत से परछाई को दबाया, अपनी धर्म नाव निकाली और समुद्र की सतह पर तेजी से भाग निकला। सुबह हो चुकी थी और सूरज की रोशनी सीधे शूचिंग पर पड़ रही थी। इस वजह से उसकी परछाई नाव के डेक पर साफ दिखाई देने लगी। वो मरोड़े खा रही थी, शूचिंग की पकड़ से छूटने की छटपटा रही थी। संघर्ष करते हुए उसका रूप फिर बदला। उस पेड़ से टेंटिकल्स निकलने लगे और अब वो बिल्कुल उस रथ खींचने वाले दानव जैसी दिखने लगी। शूचिंग की आंखों में कत्ल करने का इरादा चमक उठा। उसने अपने सभी 44 धर्म रंध्रों को खोल दिया और अपनी धर्म शक्ति को बैंगनी क्रिस्टल में झोंक दिया। उसके सीने से गड़गड़ाहट के साथ क्रिस्टल की ताकत फूटी और उस मचलती परछाई पर कहर बनकर टूट पड़ी। इस बार शूचिंग ने उसे लगातार 50 बार दबाया। परछाई ने भी पूरी ताकत से पलटवार किया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। जब लगा कि वो फिर से अपने मुंह से वही आवाज निकालने वाली है, शूचिंग ने ठंडी हुंकार भरी और अपनी लाइफ फ्लेम की ताकत भी उस क्रिस्टल में डाल दी। उसने अपना हाथ लहराया और एक विशाल काली छतरी प्रकट हुई। हवाएं चीखने लगीं और रंग बिरंगी रोशनी कौंध गई। शूचिंग ने उस छतरी से परछाई को ढक लिया, जिससे सूरज की रोशनी और बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह कट गया। छतरी के नीचे परछाई दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन शूचिंग को उसका पता था। संपर्क टूटते ही परछाई हैरान रह गई और भी ज्यादा तड़पने लगी। बेवकूफ, शूचिंग ने कहा। लाइफ फ्लेम की ताकत मिलते ही बैंगनी क्रिस्टल और भी खूंखार हो गया। एक बैंगनी आभा बार बार उस परछाई को कुचलने लगी। 3 बार, 7 बार, 16 बार।
लाइफ फ्लेम की वजह से यह दबाव पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। परछाई कांपने लगी, उसका विरोध कमजोर पड़ता गया। अब वो कोई आवाज नहीं निकाल पा रही थी, बस थर-थर कांप रही थी। उसी वक्त शूचिंग ने महसूस किया कि काली छतरी और उसकी इस सख्त कार्रवाई की वजह से वो दानव और रथ रुक गए। शायद वो संपर्क टूट गया था जिससे दानव उन्हें ढूंढ रहा था। दानव मुड़ा और अपने भारी भरकम रथ को घसीटते हुए समुद्र की गहरी खाइयों की ओर दूसरी दिशा में चला गया। दानव के जाने के बाद भी शूचिंग के दिल में डर का साया मंडरा रहा था। उसने ठंडी निगाहों से अपनी कांपती हुई परछाई को देखा। तेरा प्लान फेल हो गया, उसने रूखेपन से कहा। परछाई सिहर गई और अपने पुराने रूप में वापस आ गई। टेंटिकल्स गायब हो गए और हालांकि उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन अब उनमें नफरत नहीं बल्कि चापलूसी थी। खुले समुद्र में सुबह का सूरज जमीन से ज्यादा चमकदार लग रहा था। उसकी लालिमा हर तरफ ऐसी फैल रही थी जैसे सब कुछ आग की लपटों में हो। यहां तक कि वो काला निषिद्ध समुद्र भी सूर्योदय के इस शान का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। लेकिन शूचिंग का ध्यान उस तरफ नहीं था। उसने हाथ हिलाया और काली छतरी हटा दी। जैसे ही धूप वापस उन पर गिरी, परछाई डेक पर साफ दिखाई देने लगी। इतनी बार कुचले जाने के बाद उसका रंग वापस वैसा ही हो गया था जैसा उस बदलाव से पहले था। शूचिंग ने उसे घूर कर देखा तो वो और जोर से कांपने लगी। मेरी गलती है, परछाई ने इशारा किया। शूचिंग ने बैंगनी क्रिस्टल का इस्तेमाल किया और उसे फिर से बेरहमी से दबाया। 10 बार, 30 बार, 120 बार। सजा के बीच में ही वो वहीं बैठ गया और आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे उसका रुकने का कोई इरादा ही ना हो। एक तरफ खड़ा पैट्रियार्क गोल्डन वॉरियर पहले तो उत्साहित था, लेकिन जैसे जैसे ये सिलसिला चलता गया वो घबराने लगा। उसने देखा कि परछाई कमजोर होती जा रही है, इतनी बुरी तरह कांप रही है कि शायद अब मर ही जाएगी। फिर उसने शूचिंग के भावहीन चेहरे को देखा। आखिरकार पैट्रियार्क से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा, मालिक, ये मरने वाली है। शूचिंग ने उसकी तरफ देखा। तुझे तरस आ रहा है इस पर? बिल्कुल नहीं। पैट्रियार्क शूचिंग की उस नजर से डर गया और हड़बड़ाते हुए बोला। उसने अपनी छाती पर जोर से हाथ मारा और अपने चारों ओर एक बिजली का बवंडर खड़ा कर दिया। मालिक, हम मिलकर इस गद्दार परछाई को मौत के घाट उतार देंगे। ये सोचकर कि कहीं वो प्रतिक्रिया देने में धीमा न पड़ जाए, उसने फौरन एक बिजली का झटका उस परछाई की तरफ छोड़ दिया। शूचिंग को पेट्रियार्क की नौटंकी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस परछाई को लगातार दबाता रहा। उसकी नजरें क्षितिज पर ही टिकी थीं। उसका ध्यान उस वक्त पर चला गया जब उसे ये परछाई मिली थी। ये बात थी जंगल के निषेध क्षेत्र की, जब उसने और स्क्वाड थंडरबोल्ट ने काले शल्कों वाले भेड़ियों के झुंड का सामना किया था। ये परछाई उन्हीं में से एक भेड़िए के अंदर से निकली थी, बिल्कुल किसी परजीवी की तरह। ये पहली बार था जब उसके अंदर मौजूद बैंगनी क्रिस्टल ने कुछ अलग किया था और उस परछाई को सील कर दिया था। बस उसी पल से उसकी अपनी परछाई बदल गई। यूं समझो कि उसकी अपनी परछाई उस काले भेड़िए की परछाई के लिए मेजबान बन गई थी। दोनों एक हो गए थे। तब से उसकी परछाई ने म्यूटाजन सोखना शुरू कर दिया, जिससे उसकी साधना का रास्ता काफी आसान हो गया। जाहिर है म्यूटाजन सोखने के साथ साथ उसकी लड़ने की ताकत भी बढ़ती गई, लेकिन मेरी मदद करने के अलावा उसने कभी कोई खास हरकत नहीं की। और जब शूचिंग ने उस पर काबू पाना सीख लिया तो वो उसका एक हुक्म का इक्का बन गई थी। पहली बार उस युवा मत्स्य मानव को मारते वक्त परछाई ने अपनी समझदारी का सबूत दिया था। बाद में गूंगे ने भी उसे इस परछाई के बारे में चेतावनी दी थी। फिर मर्फोक आइल्स में जब परछाई ने खुद जागकर स्पिरिट ब्रेथ लैंप को बुझा दिया, उसके बाद से वो सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि चालाक लगने लगी थी। शूचिंग को पहले से ही अंदाजा था कि यह सब किस तरफ जा रहा है, लेकिन अपनी साधना और बैंगनी क्रिस्टल की ताकत से उसने हमेशा इसे काबू में रखा था। हालांकि परछाई उसके लिए चिंता का विषय थी, लेकिन उसने उसे कभी इतना ताकतवर होने ही नहीं दिया कि वो उस पर हमला कर सके। इसीलिए अभी जो उसने बगावत की थी वो कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस परछाई ने किसी तरह उस ड्रैगन रथ वाले दानव को अपनी ओर खींच लिया था। इससे शूचिंग की जिज्ञासा और बढ़ गई कि आखिर ये परछाई है भला क्या। उसने ठंडे दिमाग से परछाई की ओर देखा और कहा, खैर, मुझे तो लगता है कि तू फायदे से ज्यादा नुकसान की वजह है। यह सुनते ही पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर थर्रा उठा। उसी समय परछाई को भी महसूस हो गया कि इस बार मामला कुछ अलग है। उससे खौफ और मिन्नतों की लहरें निकलने लगी। चूंकि ऐसी बात है, शूचिंग ने अपनी बात जारी रखी, तो मुझे तेरी जरूरत नहीं है। आंखें मूंदते हुए उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और डेक पर पड़ी परछाई को नीचे दबा दिया। एक बैंगनी रोशनी भारी दबाव के साथ फूटी, जिससे पूरी धर्म नाव कांप गई। परछाई की हालत ऐसी हो गई जैसे अब उसका अंत करीब है। उसने एक ऐसी भयानक चीख मारी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी, जिसमें दर्द और गुस्से का तूफान था। शूचिंग सब महसूस कर सकता था, पर उसने अनदेखा किया और उसे कुचलता रहा।
उस दर्दनाक चीख को सुनकर पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर इतना घबरा गया कि वो पीछे हट गया और डरते हुए शूचिंग को देखने लगा। परछाई चीखती रही, धुंधली पड़ती गई, जब तक कि टूटने की एक तेज आवाज नहीं आई। वो पेड़ के रूप से वापस अपने साधारण रूप में आ गई। एक और कमजोर सी कराह गूंजी। इस बार वो रहम की भीख मांग रही थी। चेहरे पर बिना कोई भाव लाए वो उसे दबाता रहा। 180 बार, 240 बार, 320 बार। बैंगनी रोशनी बार बार कौंधती रही और परछाई को कुचलती रही। वो और हल्की और पारदर्शी होती गई और उसकी चीखें भी मध्यम पड़ती गईं। शूचिंग की आंखों में फैसले की दृढ़ता थी। वो वाकई इस परछाई का नामो निशान मिटाना चाहता था। रही बात म्यूटेजन से निपटने की, तो वो बात की बात थी। उसे उसकी ज्यादा फिक्र नहीं थी। उसके लिए बैंगनी क्रिस्टल सबसे अहम था, परछाई तो बस एक जरिया थी। अगर परछाई म्यूटेजन सोख सकती है और क्रिस्टल उसे सील कर सकता है, तो इसका मतलब क्रिस्टल ऐसी ही दूसरी चीजों को भी सील कर सकता है। सबसे बुरी स्थिति में परछाई के मरने के बाद वो निषेध क्षेत्रों में जाकर शिकार करेगा और उसके जैसी कोई और चीज ढूंढ लेगा। इसीलिए परछाई कितनी भी कमजोर क्यों ना हो जाए, उसने अपना हाथ नहीं रोका। 350 बार, 460 बार, 570 बार, 680 बार। वो बिना रुके बेहिसाब क्रूरता से उसे दबाता रहा। आखिरकार जब परछाई बिल्कुल मिटने के कगार पर थी, वो सिमट कर एक गेंद जैसी बन गई, जिससे उसका वजूद थोड़ा गाढ़ा हो गया। फिर उसने एक छोटे से इंसान का रूप ले लिया जो बार बार माथा टेक कर माफी मांग रहा था। शूचिंग ने उस साए रूपी इंसान को देखा और उसे फिर दबा दिया। एक ही हथेली से उसने मसल दिया। एक चीख गूंजी। शूचिंग शांत बैठा रहा। कड़ी धूप में उसकी कोई परछाई नहीं थी। इस अजीबोगरीब बात को नजरअंदाज करते हुए वो नाव के किनारे गया और काले पानी को देखने लगा। सूरज की दिशा के हिसाब से अगर उसकी परछाई होती तो वो म्यूटेजन से भरे समुद्र पर गिरनी चाहिए थी। वहां खड़े होकर शूचिंग ने नाव के अगले हिस्से की ओर देखा और कहा, बाहर निकलकर आग कमीने। नाव के डेक पर सन्नाटा था। अचानक शूचिंग मुस्कुराया और उसकी आंखों में ठंडक उतर आई। उसके सीने पर बैंगनी रोशनी ऐसे चमकी जैसे अभी बाहर फूट पड़ेगी। तभी वो कांपती परछाई ठीक उसी जगह प्रकट हुई जहां वो उसे दबा रहा था। वो तेजी से सिमटकर फिर उस नन्हे इंसान के रूप में आ गई और गिड़गिड़ाते हुए माथा टेकने लगी। तूने बहुत देर कर दी, शूचिंग ने कहा और उसे कुछ और बार दबा दिया। एक और धमाका हुआ। वो नन्हा इंसान चीखा और फट गया। शूचिंग बिल्कुल भावहीन बना रहा और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गया। जैसा कि उसे समझ आया, परछाई को मारना इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। शायद उसे बैंगनी क्रिस्टल पर और रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि कोई ज्यादा असरदार तरीका मिल सके। वक्त बीतता गया और दोपहर हो गई। सिर पर सूरज तप रहा था और पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर चिंता में घुल रहा था। आखिरकार शूचिंग ने आंखें खोली और डेक पर उसी जगह देखा। बाहर निकल। इस बार परछाई बिजली की गति से प्रकट हुई। साफ था कि वो और ज्यादा यातना झेलने से डर रही थी। वो अभी भी धुंधली थी, लेकिन कुछ घंटों के आराम से उसमें थोड़ी जान आ गई थी और अब वो फिर से एक पेड़ की शक्ल में थी। कांपते हुए उसमें ऐसी दहशत और लाचारी जाहिर की जो पहले से 10 गुना ज्यादा थी। तू मेरे साथ काफी वक्त से है, तू जानता है मैं कैसा हूं, शूचिंग ने ठंडी नजरों से देखते हुए कहा। वो सच में उसे मारना चाहता था, लेकिन क्रिस्टल का सही इस्तेमाल सीखने में वक्त लगेगा। इसलिए उसकी दहशत देखकर उसने कहा, मैं तुझे 3 महीने देता हूं मुझे ये मनाने के लिए कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं। अगर तू नाकाम रहा तो मैं तुझे। उसने बात अधूरी छोड़ दी। परछाई कांप उठी और अपनी रजामंदी जताने के लिए बार बार माथा टेकने लगी। उसे देखते हुए शूचिंग ने कहा, ध्यान से सुन, तूने जो अभी ब्रेक थ्रू किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं बदला है। निगलना, काबू, परछाई ने कहा। लेकिन चाहे कमजोरी की वजह से हो या उसकी फितरत की वजह से, ब्रेक थ्रू के बाद भी वो साफ बोल नहीं पा रही थी और खुद को समझाने में उसे दिक्कत हो रही थी। शूचिंग ने भौहें सिकोड़ी। उसे पूरी जानकारी चाहिए थी। अब जबकि परछाई का स्तर बढ़ गया था, वो जानना चाहता था कि ये क्या कर सकती है। आगे की लड़ाइयों में ये जानकारी बहुत काम आएगी। मालिक, मैं संभालता हूँ, पेट्रियार्क ने कहा। बिजली उसके चारों ओर कड़क रही थी। वो जल्दी से परछाई के पास गया, उकड़ू बैठा और उसकी 100 आंखों में झांकने लगा। आवाज धीमी करते हुए ताकि शूचिंग ना सुने, उसने कहा, मैं तुझसे कुछ सवाल पूछूंगा। हाँ के लिए पलके झपकाना, ना के लिए सर हिलाना। अब बता, अभी तूने निगलना बोला, उसका क्या मतलब था? क्या निगलना? म्यूटाजेन, मांस या परछाइयाँ? परछाई को पेट्रियार्क बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार जब उसने पेट्रियार्क को परछाइयाँ निगलना कहते सुना तो उसने पलके झपका दी। खुद को निगलना या दूसरों की परछाइयों को? एक निवाला या पूरी की पूरी? शरीर पर काबू करना या आत्मा पर? इस तरह बातचीत करके पेट्रियार्क को मामला समझ आ गया और वो शूचिंग की तरफ मुड़ा। मालिक, समझ गया, छोटी परछाई कहना चाहती है कि ये दूसरों की परछाइयों को निगल सकती है,
एक बार पूरी परछाई निगल ली तो उस व्यक्ति के शरीर पर इसका काबू हो जाएगा। लेकिन मालिक, आपके पास वो चीज़ है जिससे ये बहुत डरती है, इसलिए आप पर इसका दांव नहीं चला। पेट्रियार्क के समझाते ही परछाई ने सहमति जताई और बार बार सर हिलाने लगी, लेकिन एक पल बाद ही वो जोर जोर से सर हिलाने लगी और बेबस होकर पेट्रियार्क को घूरने लगी। लगता था शूचिंग के उस जानलेवा दमन ने उसकी बुद्धि को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा दिया था, जिससे वो अब पहले जितनी समझदार नहीं रही थी। याद रखना छोटी परछाई, पेट्रियार्क ने बड़े प्यार से कहा, जैसे उसके मन में कोई खोट ना हो। हाँ के लिए पलके झपकाना, ना के लिए सर हिलाना, इससे मुझे तेरी बात समझना आसान होगा। परछाई ने पलके झपकाई। भले ही पेट्रियार्क मुस्कुरा रहा था, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, ये ढीठ परछाई अभी भी मुझे बुरी नज़र से देख रही है। रुक जा, तुझे तो मैं बताऊंगा। एक बार तुझे मेरी आदत पड़ गई तो बस तू हाँ और ना याद रखना, फिर देखना मैं तुझे तड़पाने के कितने तरीके निकालता हूँ। शूचिंग को पेट्रियार्क की चालाकी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसे परछाई की इस अजीब ताकत में दिलचस्पी थी। उसे ये भी दिलचस्प लगा कि परछाई बैंगनी क्रिस्टल से इतना डरती है। और कुछ? उसने पूछा। आंखें, निगरानी, परछाई ने जल्दी से जवाब दिया और फिर पेट्रियार्क की ओर देखा। फिर से सवाल जवाब का दौर चला और पेट्रियार्क ने समझाया, इसके पास एक और ताकत है, ये अपनी शैडो आईज भेजकर किसी और की परछाई में छिपा सकती है। मालिक, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उन आंखों के जरिए सब कुछ देख सकते हैं। डोमेन, परछाई ने कहा। पेट्रियार्क ने सोचा और फिर कुछ सवाल पूछे। पक्का करने के बाद वो इज्जत से शूचिंग की ओर मुड़ा। मालिक, ये एक शैडो डोमेन जैसा कुछ बना सकती है। एक बार वो बन गया तो इसके अंदर इसकी ताकतें कई गुना बढ़ जाती हैं। परछाई इस एक्सप्लेनेशन से खुश लग रही थी और उसने पेट्रियार्क की तरफ पहले से कम नफरत से देखा। शूचिंग ने हालात पर गौर किया। पेट्रियार्क में आए बदलाव साफ दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ परछाई और भी अजीब और खौफनाक होती जा रही थी। सच पूछो तो ये एक अच्छा जोड़ा था, जिसने उसे कई नए विकल्प दे दिए थे। थोड़ा और सोचने के बाद उसने वापस समुद्र की ओर देखा और उस ड्रैगन रथ वाले दानव को याद किया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे एल्डर झाओ की वो बात याद आई कि उस ड्रैगन रथ में कोई गुप्त जादू है, एक इंपीरियल क्लास का गुप्त जादू। गोल्डन क्रो असिमिलेट्स माइटेड स्पिरिट्स। क्या मैं उस ड्रैगन रथ में घुसकर वो जादू सीख सकता हूँ? समुद्र को देखते हुए इस ख्याल ने उसे रोमांचित कर दिया। फिर उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव आ गया। तभी एक तरफ उकड़ू बैठे पेट्रियार्क ने कहा, छोटी परछाई, मुझे पता है तू हमारे मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं करती है ना? परछाई चौंकी, लेकिन जल्दी से सर हिलाकर हाँ कर दिया। तुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, पेट्रियार्क ने कहा। मैंने बहुत से पुराने ग्रंथ पढ़े हैं और मैं तुझे बता दूं कि बागियों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मैं जानता हूं तुझे अपना ये हाल पसंद नहीं आ रहा। तुझे लगता है आज़ाद उड़ना ही असली जिंदगी है और इसीलिए तू अभी भी बगावत के सपने देख रही है। सही कहा ना मैंने? ये सवाल सुनते ही शूचिंग ने उधर देखा। शूचिंग की नज़र अपनी ओर मुड़ते देख परछाई कांप उठी और उसने डरते डरते सर हिलाकर हाँ कर दिया। सूचिंग को अच्छी तरह पता था कि उसने उस शैडो को इतना कुचल दिया है कि अब उसकी अकल ठिकाने नहीं रही। इसलिए पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर उसे अपनी बातों में उलझा पाया था। इसके बावजूद शैडो ने जो अभी इशारा किया था उस पर उसे फिर से उसे दबाने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन लॉजिक यही कहता था कि अभी ऐसा करना सही नहीं होगा। इसलिए उसने उस ख्याल को झटक दिया और पेट्रियार्क को घूर कर देखा। पेट्रियार्क, जो बिल्कुल जी हुजूरी के मूड में था, तुरंत समझ गया और उसने शैडो को और ज्यादा परेशान करना बंद कर दिया। शैडो की तरफ देखते हुए सूचिंग ने पूछा, तुझ में ऐसी क्या बात है कि तू उस ड्रैगन चैरियट वाले जायंट का ध्यान अपनी तरफ खींच पाई? तू आखिर है क्या? और तेरे जैसे और कितने लोग हैं बाहर? कांपते हुए शैडो ने खुद को समझाने की पूरी कोशिश की। शैडो के जरिए इतना बोलकर वो मदद के लिए पेट्रियार्क की तरफ देखने लगी। पेट्रियार्क, जो अभी भी शैडो के बगल में उकड़ू बैठा था, फुसफुसाने लगा। शैडो के कुछ बार पलकें झपकाने और सर हिलाने के बाद पेट्रियार्क सूचिंग की तरफ मुड़ा, हाथ जोड़े और बड़े आदर से बोला, मिलॉर्ड, लिटिल शैडो कहना चाहती है कि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या है। जब से उसे होश आया वो बस एक साया थी जो होस्ट बींग्स की परछाइयों में एक पैरासाइट की तरह चिपक कर जीती थी। यहाँ पेट्रियार्क ने कुछ बार पलकें झपकाईं। थोड़ी देर पहले जब सूचिंग ने पूछा था कि क्या तेरे जैसे और भी हैं, तो उसे उस सवाल में छिपी हुई कत्ल की बू आ गई थी। आवाज धीमी करते हुए पेट्रियार्क ने कहा, शैडो का यह भी कहना है कि उसने आज तक अपने जैसा कोई दूसरा वजूद महसूस नहीं किया, लेकिन इस नाचीज का मानना है कि इस दुनिया में ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो वाकई में इकलौती हों। जहां तक उस ड्रैगन चैरियट वाले जायंट की बात है, तो शैडो को भी उसकी पूरी जानकारी नहीं है। उसे बस इतना पता है कि उस जायंट को देखकर वो भी वैसी ही आवाज निकाल सकती थी और इसलिए उसे बुला पाई। खुद सोचने पर इस नाचीज को लगता है कि शायद शैडो का उस चैरियट से कोई गहरा नाता हो। सूचिंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसे शैडो की सफाई पर पूरा यकीन तो नहीं था,
लेकिन चूंकि वो पहले ही इतना कुछ उगल चुकी थी तो उसे और डराने धमकाने का कोई फायदा नहीं लगा। बात यह थी कि वो उस जायंट और चैरियट का ध्यान खींच सकती है और बस इतना ही काफी था। यही अपने आप में एक तुरुप का इक्का बन सकता था। सूचिंग अपनी धर्म स्किफ पर पालथी मारकर बैठा रहा, दूर समंदर को देखता रहा और मंथन करता रहा। दोपहर हो चुकी थी और हालांकि धूप तेज थी, लेकिन शाम होने के संकेत मिलने लगे थे। उसका दिमाग एल्डर जाओ की कही बातों पर अटक गया था, उस जायंट और चैरियट के बारे में, और जितना वो इस बारे में सोचता उसकी लालसा उतनी ही बढ़ती जाती। अगर उसने उस चीज को सिर्फ एक बार देखा होता और फिर कभी नहीं, तो शायद वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचता, लेकिन अब वो उसे 2 बार देख चुका था। और सबसे बड़ी बात, शैडो के पास उसे दोबारा बुलाने की क्षमता थी। इसने सूचिंग को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो कोई ऐसी योजना बना सकता है जिससे उसे वो इंपीरियल क्लास टेक्निक का दैवीय अवसर मिल जाए। बेशक ये बेहद मुश्किल होगा। सिर्फ दूर से उस जायंट और चैरियट को देखने पर ही उसे लगा था कि उसकी आत्मा उस दबाव को नहीं झेल पाएगी। अगर वो करीब गया तो शायद उसका शरीर ही बिखर जाए। वो दबाव जीवन के एक उच्च स्तर से आ रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा सूचिंग ने मेयरफोक आइल्स के भित्ति चित्र में महसूस किया था। हालांकि अब उसकी कल्टीवेशन का स्तर ऊंचा था, लेकिन उस जायंट और चैरियट की दिव्यता उस चित्र से कहीं ज्यादा थी। वो उसके पास जाने की तो छोड़ो, चैरियट पर कदम रखने की भी नहीं सोच सकता था। और अगर किसी तरह वो ऐसा कर भी ले और जायंट ने पीछे मुड़कर देख लिया, तो सूचिंग जानता था कि वो उस शक्ति के सामने टिक नहीं पाएगा। वो सोचने लगा कि 7 सेक्ट कोलिशन के प्रेसिडेंट ने उस जमाने में ये कैसे किया होगा। सूचिंग को लगा कि जब तक जायंट सो नहीं रहा हो, चैरियट पर चढ़ना सरासर नामुमकिन है। शैडो, मैं तुझे अपने कुछ गुनाहों का प्रायश्चित करने का एक मौका देता हूं। उस जायंट और ड्रैगन चैरियट को मेरे पास बुला, फिर तू चुपके से अंदर जा और उस इंपीरियल क्लास टेक्निक की एक नकल बना ला। शैडो से तुरंत दहशत की लहरें फूट पड़ी, बहुत डर। पेट्रियार्क को सूचिंग से किसी इशारे की जरूरत नहीं थी। बड़े उत्साह के साथ उसने शैडो से संवाद करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसके पास जवाब तैयार था। मिलॉर्ड, लिटिल शैडो कहती है कि उस जायंट के पास अजीबोगरीब दिव्य तरंगे हैं, जिसकी वजह से उसके पास जाना नामुमकिन है। इसके अलावा उस जायंट की अपनी कोई परछाई भी नहीं है, जिससे काम और भी मुश्किल हो जाता है। जाहिर है, इससे मेरे मन में सवाल आया कि अगर ऐसी बात है तो इसने उस जायंट को बुलाया ही क्यों था। जवाब मिला कि लिटिल शैडो उम्मीद कर रही थी कि चैरियट की ताकत से आप मारे जाएंगे मिलॉर्ड। लिटिल शैडो उस दबाव को ज्यादा देर तक नहीं झेल सकती, और वो जानती थी कि अगर आप मर गए तो इसका मतलब उसके लिए आज़ादी होगी। अरे ओ लिटिल शैडो, तेरी मति इतनी कैसे मारी गई? ये सुनते ही सूचिंग को वो पल याद आ गया जब शैडो ने उस पर हमला किया था और उसने तुरंत उसे दबा दिया। शैडो चीखी और फिर उससे डर और मिन्नतें दोनों की भावनाएं निकलने लगीं। शैडो से नजर हटाकर सूचिंग आसमान को घूरने लगा, जो धीरे धीरे सांच की ओर बढ़ रहा था। उसके दिमाग में कई विचार दौड़ रहे थे। आखिरकार सूरज डूब गया और आसमान काला हो गया। तभी सूचिंग को याद आया जब उसने पहली बार वो ड्रैगन चैरियट देखा था, और वो वक्त भी जब उसने समुद्र में अपनी पहली यात्रा के दौरान रात में भटकते अनगिनत भूतों को देखा था। अनंत समुद्र में एक अद्भुत सिम्फनी गूंजती है, मर्त्यों उसे सुन नहीं सकते। वो सुनहरे कौवे क्रिम्सन यांग के साथ चलती है, अनगिनत धुनें मिलकर एक गीत बन जाती हैं। इसे कहते हैं कुदरत की आवाजें, चांद का स्वागत। देवता को यह पसंद था। देवता की नजरों ने इसे निहारा। अनंत समुद्र निषिद्ध हो गया, अनगिनत धुनें मनहूस हो गईं। ये पंक्तियां सी एनल से थीं और ये अनगिनत भूतों के रात के सायों का वर्णन करती हैं। जैसे ही सूचिंग ने उन्हें याद किया, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और नए विचार उसके जहन में कौंध गई। एल्डर जाओ ने कहा था कि ड्रैगन चैरियट असल में सूरज की शाही सवारी है। उस हिसाब से नक्काशी में वो नौजवान जरूर सूरज ही होगा, और वो नक्काशी बताती है कि वो कैसे सूरज में बदल जाता है। ये बात सी एनल्स के वर्णन से मेल खाती थी। सूरज एक सुनहरा कौवा था जो आमतौर पर एक नौजवान का रूप लेता था और दिन में ड्रैगन चैरियट पर सवार होकर सूरज के अवतार के रूप में आसमान में घूमता था। फिर रात में ड्रैगन चैरियट वापस लौटता था और अपने महल में वो सुनहरा कौवा उन अनगिनत सुरीली धुनों को सुनता था जो कुदरत की आवाजों के साथ चांद का स्वागत करती थीं। अगर ये सब सच है तो वो जायंट जरूर उस सिम्फनी को सुनने के लिए सूरज के साथ जाता होगा, और अब भले ही वो नष्ट हो चुका है, फिर भी वो उस चैरियट को निषिद्ध समुद्र में खींच रहा है। अगर उस जायंट की कुछ पुरानी प्रवृत्तियां बची हैं, तो क्या वो कुदरत की आवाजें, चांद का स्वागत करती हैं वाली सिम्फनी सुनकर उस संगीत में खो नहीं जाएगा? अपनी सोच की इस कड़ी पर पहुंचकर एक्सक्यू की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई।
अगर उसे इस योजना को हकीकत में बदलना था तो उसे अनगिनत भूतों के रात के साए को ढूंढना होगा और साथ ही उनके संगीत को इकट्ठा करने का कोई तरीका भी चाहिए होगा। ये आखिरी पहलू सबसे ज़रूरी था। एक्स क्यूंग ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग की ओर देखा जिसके अंदर वो रिकॉर्डिंग बॉटल रखी थी। एक बार उसने संगीत कैद कर लिया तो फिर उसे जायंट और चैरियट को ढूंढना होगा। निषिद्ध समुद्र विशाल था और जायंट और चैरियट समुद्र की तलहटी पर थे। जिसे भी उनकी एक झलक मिल जाए उसे खुशकिस्मत माना जाता था और उन्हें ढूंढना तो लगभग नामुमकिन था। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो यकीनन मैं पहला इंसान नहीं हूं जिसे ये बात समझ आई है। शायद 7 सेक्ट कोएलिशन के प्रेसिडेंट ने भी इसी तरह वो टेक्निक हासिल की हो। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोगों ने भी ये सोचा है या नहीं, है ना? अगर उन्होंने सोचा भी होगा तो उन्हें जायंट और चैरियट को ढूंढना पड़ा होगा, जबकि मैं अपनी शैडो से उन्हें अपने पास बुला सकता हूं। एक तरीका एक्टिव है, एक पैसिव, और कामयाबी के मौके में दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी उसे लगा कि उसे अपनी योजना को जल्द से जल्द अंजाम देना चाहिए। क्या पता कोई और भी बाहर वही कोशिश कर रहा हो। एक्स क्यूंग को एल्डर जाओ की वो बात भी याद आई कि जब भी ड्रैगन चैरियट को अपनी लेगेसी सौंपने के लिए कोई वारिस मिल जाता है और वो व्यक्ति उस इंपीरियल क्लास टेक्निक का ज्ञान पा लेता है तो जायंट समुद्र की तलहटी में कहीं सोने चला जाता है। सालों बाद लेगेसी देने के लिए पर्याप्त शक्ति जमा करने के बाद वो फिर प्रकट होता है। इससे तो यही लगता है कि इस हाई लेवल टेक्निक की लेगेसी किसी चुने हुए वारिस को नहीं दी जा सकती, बल्कि इसे इसी तरह हासिल करना होता है। खैर, ये बात तो बाद में ही साबित हो पाएगी। इस बिंदु पर एक्स क्यूंग अपने विचार को आजमाने के लिए पक्का इरादा कर चुका था। सबसे पहले वो बुड़बुड़ाया, मुझे अनगिनत भूतों के रात के साए को ढूंढना होगा। वो जानता था कि ये भूतों का मेला सिर्फ रात के वक्त लगता है और ज्यादा देर नहीं टिकता। इसीलिए बिना जरा सी भी हिचकिचाहट के उसने अपनी धर्म स्किफ को निषिद्ध समुद्र के ऊपर भूतों की तलाश में दौड़ा दिया। दिन बीतते गए लेकिन एक्स क्यूंग की खोज बेकार साबित हुई। आखिर निषिद्ध समुद्र विशाल था, भूतों को ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा था और पूरी तरह किस्मत पर निर्भर था। लेकिन एक्स क्यूंग सब्र वाला था। गुजरे हुए उस एक महीने के दौरान वो अपनी काली लोहे की सीख के इस्तेमाल में और भी माहिर हो गया था। पेट्रियार्क गोल्डन वज्रा वॉरियर के लाइटनिंग स्पिरिट बनने के बाद वो सीख अब अद्भुत रूप से तेज और घातक हो गई थी। अब जबकि वो सीख बिजली के निशानों से ढकी थी, उससे ऐसी शक्ति फूट रही थी जिससे खुद एक्स क्यूंग भी चौंक जाता था। उसकी रफ्तार एक लाइफ फ्लेम वाले फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा थी और 2 फ्लेम वाले के स्तर के करीब पहुंच रही थी। हालांकि ये बिल्कुल 2 फ्लेम जैसी नहीं थी, लेकिन एक्स क्यूंग की अपनी कल्टीवेशन के साथ मिलकर उसकी लड़ने की क्षमता एक कमाल के स्तर पर पहुंच गई थी। इसके अलावा एक्स क्यूंग अपनी शैडो की क्षमताओं को भी अब साफ महसूस कर सकता था। उसके पास दूसरों की परछाई निगलने की ताकत को काबू करने की क्षमता थी और उसने एक विशाल दांतों वाली शार्क पर इसका परीक्षण भी किया था। जब उसकी शैडो ने शार्क की परछाई निगली तो उस शार्क ने खुद को ही बेरहमी से काटकर 2 टुकड़े कर दिया। ये एक अजीबोगरीब नज़ारा था जिसे देखकर पेट्रियार्क गोल्डन वज्रा वॉरियर भी हैरान रह गया और मन ही मन खुश हुआ कि वो एक स्पिरिट ऑटोमेशन है जिसकी कोई परछाई नहीं है। बस एक ही कमी थी कि निगलने की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। इसके अलावा शैडो आइज भी बना सकती थी, जिससे एक्स क्यूंग बहुत खुश था। उसके नियंत्रण में शैडो 100 से भी ज्यादा आंखें बना सकती थी और जब उन्हें अलग अलग समुद्री जानवरों से जोड़ दिया जाता तो वो एक्स क्यूंग को दूर दूर तक देखने की ताकत देती। ज्यादातर वो ये आंखें रात में जागने वाले समुद्री जानवरों से जोड़ता था। इस तरह उसके पास अनगिनत भूतों के रात के साए को ढूंढने का बेहतर मौका था। एक और महीना बीत गया। एक खास रात जब एक्स क्यूंग अपनी शैडो के जरिए निगरानी कर रहा था, उसका दिल जोर से धड़का जब उसका ध्यान एक खास शैडो आई पर केंद्रित हुआ। उस आंख के जरिए समुद्र के एक विशेष क्षेत्र में पानी से अनगिनत रूहानी साए ऊपर उठते हुए देखे जा सकते थे। अनगिनत भूतों के रात के साए। बिना किसी हिचकिचाहट के सूक विंग ने अपनी धर्मास्किफ को वापस रखा और तुरंत प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में एंटर कर गया। उसका लाइफ लैंप एक वॉल्केनो की तरह फटा और वो बिजली की स्पीड से उस शैडो आई की डायरेक्शन में भागा। वो शैडो आई एक मून ग्लो सी बैस नाम की मछली पर लगी थी। ये मछलियां 30 मीटर तक लंबी होती थीं और इनका सर इनकी बॉडी का 90% हिस्सा होता था। इनके फिन्स और पूंछ बहुत छोटे थे और इनका मुंह कभी पूरी तरह बंद नहीं हो पाता था, जिससे वो देखने में बिल्कुल बेवकूफ लगती थीं। वो तैरती भी बहुत धीरे थीं, क्योंकि वो लाइट से अट्रैक्ट होती थीं, चाहे सूरज की हो या चांद की, इसलिए वो ज्यादातर पानी की सतह पर ही रहती थीं।
हालांकि वो समुद्र की गहराई में भी जा सकती थीं। आमतौर पर वो बस ऊपर तैरती रहती थीं, बिना हिले डुले, जैसे मर गई हों। मूनग्लो सी बैस फॉरबिडन सी के सबसे अजीब क्रीचर्स में से एक थीं। इनके आसपास अक्सर घायल समुद्री जानवर घूमते रहते थे। ये जानवर उन्हें खाने नहीं आते थे, बल्कि वो इन मछलियों को एक बड़े कपड़े की तरह यूज करते थे अपने घाव साफ करने के लिए। 7 ब्लड आइज के रिकॉर्ड्स के हिसाब से इन मछलियों से निकलने वाला म्यूकस घाव भरने की ताकत रखता था और इसी वजह से वो नेचर के बैलेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थीं। सूकविंग अपनी शैडो की मदद से तेजी से उड़ता गया। करीब 2 घंटे के सफर के बाद उसे दूर आसमान में ढेर सारे घोस्ट्स ऊपर उठते हुए दिखाई दिए। ये वाकई रात में भटकते अनगिनत भूतों का नजारा था। ये एरिया बहुत बड़ा था, एक छोर से दूसरे छोर तक कई हजार मीटर्स में फैला हुआ था। ये पिछली बार से अलग था जब सूकविंग ने इन भूतों को देखा था। जाहिर है हर बार ये घटना सेम नहीं होती थी। अचानक उसे डर लगने लगा कि उसका आइडिया काम करेगा या नहीं। उसे नहीं पता था कि उसकी थ्योरी सही है भी या नहीं, लेकिन अब इतनी मेहनत करने के बाद वो पीछे नहीं हटने वाला था। उसने हाथ हिलाया और गड़गड़ाहट के साथ उसकी थर्मास्केफ पानी में आ गिरी। लहरें फैल गईं और उसकी शैडो ने अपनी शैडो आई वापस खींच ली। सूकविंग बोट पर उतरा और उसे उन भूतों की तरफ ले गया। जैसे ही वो उन्हें देख रहा था, अजीब सी आवाजें उसके कानों में पड़ने लगीं। ये कोई म्यूजिक नहीं लग रहा था, बल्कि ईविल घोस्ट्स की चीखें थीं, जैसे कोई रो रहा हो या भेड़िए चिल्ला रहे हों। सूकविंग ने अपनी थर्मास्केफ को उन सभी भूतों के बीच में रोक दिया। फिर उसने वो रिकॉर्डिंग बॉटल निकाली, उसका ढक्कन खोला और अपनी थर्मा फोर्स उसमें डाल दी। बॉटल से लाइट की पतली धागे जैसी लाइनें निकलीं और फैल गईं। जैसे ही उसकी साउंड कैप्चर करने की पावर एक्टिवेट हुई, इसी के साथ सूकविंग ने ऊपर अंधेरे आसमान और उसमें उड़ते भूतों को देखा। उनकी अजीब आवाजें सुनकर उसे वो पहली बार याद आ गई जब उसने ये सब देखा था। अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसने खुद को शांत रहने पर मजबूर किया। उसने उन आवाज़ों को बुरा समझकर इग्नोर नहीं किया, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट किया। उसने खुद को उन साउंड्स के साथ सिंक करने की कोशिश की और धीरे धीरे जैसे जैसे वो काम होता गया, वक्त बीतता गया। पता भी नहीं चला और अगला दिन हो गया। जब सुबह की पहली किरणें फैली और समुद्री हवा ने उसके चेहरे को छुआ, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी गहराई में एक गहरी उदासी थी, जिसे उसने जबरदस्ती अपने दिल के किसी कोने में ढकेल दिया। दिन हो गया था। भूतों का मेला खत्म हो गया था। रात कब निकल गई पता ही नहीं चला। पिछली रात को याद करते हुए उसे महसूस हुआ कि जैसे जैसे वो गहरी शांति में डूबता गया था, वो आवाजें बदल गई थीं। उसे साफ याद था कि उसने एक ब्यूटीफुल सिम्फनी सुनी थी। उसने सपना देखा था, इस बार ग्रैंड मास्टर वाई की क्लासेस का नहीं, बल्कि ये कि वो स्कैवेंजर बेस कैंप में सार्जेंट थंडर के साथ सांप का मीट खा रहा था। आखिरकार सूकविंग ने रिकॉर्डिंग बॉटल को देखा। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसे वही आवाजें सुनाई दी जो रात में सुनी थीं। वो इतनी परफेक्ट कॉपी थी कि अगर वो आंखें बंद करता तो उसे लगता जैसे वो फिर से उन अनगिनत भूतों को देख रहा है। मिले जुले इमोशंस ने उसे घेर लिया, जैसे वो फिर से कोई सपना देख रहा हो। इस बार उसने खुद को सार्जेंट थंडर को पीठ पर लादे बेस कैंप से बाहर निकलते देखा। वो उस बूढ़े आदमी की बातें भी सुन सकता था। तुम्हें बाकी स्कैवेंजर्स पे नजर रखनी होगी। हर रात कुत्तों को खाना देना मत भूलना। तुम बेस कैंप में किसी भी इंसान से ज्यादा उन पर भरोसा कर सकते हो। याद रखना, खाना अच्छे से खाना और ठंडा खाना मत खाना, पहले उसे गर्म कर लेना। तुम अभी बढ़ रहे हो, इन चीजों में आलस मत करना, वरना बुढ़ापे में पछताओगे। ओ हाँ, बिस्तर पर ही सोना और चादर का यूज करना। गंदा होने से मत डरना, जरूरत हो तो धो लेना और धूप में सुखा लेना। सूकविंग कांप उठा। समुद्री हवा उसके कपड़ों और बालों को उड़ा रही थी, लेकिन वो यादों से जुड़े दर्द को नहीं उड़ा पाई। वक्त बीता और आखिरकार उसने गहरी सांस ली। बॉटल को देखा और धीरे से बोला, मुझे अभी तक लाइफ स्पैन फ्लावर नहीं मिला। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में उसे थोड़ा वक्त लगा। जब वो संभला तो उसकी आंखों में एक तीखी डिटर्मिनेशन चमक उठा। मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे और स्ट्रांग बनना होगा। इधर उधर देखने पर उसे रियलाइज हुआ कि वो एक बहुत ही सुनसान जगह पर है। हवा में उड़कर उसने चेक किया कि वो अकेला है।
फिर वो वापस अपनी धर्मास्किफ पर उतरा और समुद्र की ओर देखा। शैडो, उस जायंट और ड्रैगन चैरियट को बुलाओ। सुबह की हल्की धूप समुद्र की सतह पर पड़ रही थी। काला पानी किसी रहस्यमयी ब्लैक जेड पत्थर जैसा लग रहा था। धूप पड़ने पर वो कुछ सड़ा हुआ सा लग रहा था। शायद पास्ट में समुद्र अपनी विशालता की वजह से गहरा और महान लगता था, लेकिन अब वो उन डरावने क्रीचर्स की वजह से बदबूदार लगता था जो उसकी तलहटी में सो रहे थे, जैसे कि वो ड्रैगन चैरियट वाला जायंट। शैडो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूक्विंग आखिर कर क्या रहा है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो एकदम पालतू और ओबीडियंट बनी रही, किसी भी ऐसे जीव की तरह जिसे मरने से डर लगता हो। जैसे ही सूक्विंग ने ऑर्डर दिया, शैडो ने तुरंत अपना मुंह खोला और एक तेज आवाज निकाली। क्रंच क्रंच। दांत पीसने जैसी एक आवाज पानी के ऊपर गूंज उठी। ये बहुत तेज नहीं थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसा खास था, जैसे ये किसी स्पेसिफिक जीव का ध्यान खींचने का सिग्नल हो। शूक्विंग पूरी तरह अलर्ट होकर वेट कर रहा था। तभी हवा चलने लगी, शांत पानी पर लहरें फैलने लगीं और देखते ही देखते बड़ी होती गईं। हवा के साथ काले पानी की फुहारें उड़ने लगीं। इसी बीच शूक्विंग का पूरा ध्यान अपने स्नेक नेक ड्रैगन पर था। वो उसकी आंखों से पानी के नीचे देख रहा था। वक्त लगा, शायद इसलिए कि शूक्विंग उस जगह से बहुत दूर आ गया था जहां उसने पिछली बार जायंट को देखा था, या शायद जायंट ही कहीं दूर चला गया था। खैर, एक अगरबत्ती जलने जितना वक्त लगा, लहरें ऊंची हो गईं। फिर स्नेक नेक ड्रैगन के जरिए शूक्विंग ने दूर पानी में किसी विशाल चीज को चलते हुए देखा। वो आ गया। उसे घबराहट तो हुई, पर उसका इरादा पक्का था। उसने अपनी लाइफ फ्लेम जलाई, जिससे उसका लाइफ लैंप चमक उठा और वो प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में चला गया। ऐसा करते ही समुद्र का धुंधला अंधेरा बदल गया। अब वो साफ देख सकता था और आसानी से उस मैसिव जायंट को पहचान गया जो अनगिनत टेंटिकल से ढका हुआ था। शूक्विंग के आसपास सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था, सिवाय उस जायंट के। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट उस जायंट के सामने बेकार है। वो बड़े बड़े कदमों भरता हुआ उसकी तरफ आ रहा था और क्लियर होता जा रहा था। चेन्स की खनखनाहट पानी में गूंज रही थी। जायंट के पीछे वो टूटा फूटा ब्रॉन्ज ड्रैगन चैरियट था। उस पर जंग लगा था, लेकिन वो अब भी बेहद विशाल और डरावना था। वो अब करीब 3000 मीटर दूर थे। आसपास का पानी उस जायंट की रफ्तार में जरा भी रुकावट नहीं डाल रहा था और उससे एक गहरी खौफनाक ऑरा निकल रही थी। शूक्विंग आज तक इतना करीब कभी नहीं आया था। पहली बार वो करीब 30,000 मीटर दूर था और मुश्किल से चैरियट के डिजाइन्स देख पाया था। पिछली बार वो कुछ हजार मीटर दूर था और उसकी कल्टीवेशन बेहतर होने की वजह से उसने इमेजेस ज्यादा साफ देखी थी। अब जब जायंट 3000 मीटर के मार्क तक आ गया तो वो डिजाइन्स और भी साफ दिखने लगी। साथ ही शूक्विंग को अपनी आत्मा पर एक पहाड़ जैसा भारी प्रेशर महसूस हुआ, जैसे कोई समुद्र को ही निचोड़ रहा हो। पाट्रिया गोल्डन वाजरा वॉरियर कांप उठा और उस प्रेशर से बचने के लिए आयरन स्क्यूअर की गहराइयों में छिप गया। इधर शूक्विंग का दिमाग चकरा गया। उसकी नाक और आंखों से खून रिसने लगा। सिर्फ शैडो पर कोई असर नहीं हुआ। जाहिर है शूक्विंग की टॉर्चर ने उसे इतना डरा दिया था कि शूक्विंग की हालत खराब देखने के बावजूद वो उसके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। चेहरे से खून पोंछते हुए शूक्विंग ने ठंडी नजरों से शैडो को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर उसने वापस समुद्र की ओर देखा। एक पल के लिए सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठा। अभी थोड़ी दूरी बाकी है, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। शूचिंग ने दांत भींच लिए। ये वक्त हाथ पर हाथ धरकर बांटने या हिचकिचाने का नहीं था। सवाल बस इतना था कि क्या रात में भटकते अनगिनत भूतों का वो संगीत उस दानव पर असर करेगा। अगर नहीं तो शूचिंग को भागने का कोई रास्ता सोचना होगा, और अगर असर हुआ भी तो पता नहीं कितना वक्त लगेगा। इसलिए उसने हाथ हिलाया और वो रिकॉर्डिंग बोतल चमक उठी। वही पुरानी आवाज फिर से गूंज उठी। शूचिंग ने अपनी सांसें रोक लीं और दानव और ड्रैगन रथ को देखने लगा। दानव पर उस आवाज का कोई असर होता नहीं दिख रहा था। वो अभी भी बड़े बड़े डग भरता हुआ शूचिंग की तरफ आ रहा था। 2700 मीटर, 2400 मीटर, 2100 मीटर। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, शूचिंग लड़खड़ाने लगा। वो बोझ उसके फेफड़ों पर इतना भारी पड़ रहा था कि सांस लेना भी दूभर हो गया था। ऐसा मत कहना कि यह काम नहीं करेगा। शूचिंग ने ड्रैगन रथ की ओर देखा। अब वो नक्काशियों को और भी साफ देख सकता था, यहां तक कि उस पर लिखा कुछ टेक्स्ट भी। लिखावट पढ़ना मुश्किल था, लेकिन जितना वो समझ पाया उसमें किसी राजा या सम्राट द्वारा लिखी गई पवित्र बातें थीं। मैं अब हार नहीं मान सकता। लेकिन तभी उसके मुंह से खून का एक फव्वारा निकला। पछतावे से भरकर उसने आह भरी और लौटने की तैयारी करने लगा। अगर रिकॉर्डिंग बोतल काम नहीं कर रही थी तो वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। अगर दानव और करीब आ गया तो सही सलामत भागना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शूचिंग ने पीछे हटने के लिए कदम बढ़ाए, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वो दानव जो सिर्फ 1800 मीटर दूर था, अचानक रुक गया। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, जिससे उसकी आंखों के वो काले गड्ढे दिखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सुन रहा हो।
शूचिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर दानव ने अनजाने में आधा कदम आगे बढ़ाया, जिससे वो 1500 मीटर के दायरे में आ गया। उस वक्त दबाव एक खौफनाक स्तर पर पहुंच गया था। शूचिंग का सिर चकरा गया और उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून रिसने लगा। पेट्रियार्क गोल्डन वॉरियर उस दबाव से करहा रहा था और पूरी धर्म नाव चरमराहट के साथ कांप रही थी, जैसे अब टूट जाएगी। शुक्र है कि उस आखिरी आधे कदम के बाद दानव बिल्कुल नहीं हिला। वो वहां ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई कठपुतली हो जिसकी डोर काट दी गई हो। फिर उसकी आंखों के वो काले गड्ढे कांपने लगे, जैसे उसके भावहीन चेहरे पर जज्बात लौट आए हों। जहां तक शूचिंग की बात थी, उसकी आंखों में एक पागलपन उतर आया। बिना जरा सी भी हिचकिचाहट के वो हवा में उछला। उसने अपनी धर्म नाव समेट ली, लेकिन रिकॉर्डिंग बोतल को बाहर ही रखा। फिर उसने पानी में गोता लगाया और 1500 मीटर दूर खड़े दानव और ड्रैगन रथ की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब आया, उसकी त्वचा पर दरारें पड़ने लगीं, जिनसे तुरंत खून रिसने लगा। उसकी रूह कांपने लगी जैसे अभी बिखर जाएगी, और उसकी लाइफ फ्लेम ऐसे फड़फड़ाने लगी जैसे किसी भयानक आंधी में दिया। सच तो ये था कि कोई साधारण लाइफ फ्लेम होती तो कब की बुझ चुकी होती, लेकिन शूचिंग के पास लाइफ लैंप था, और उस मजबूत नींव की वजह से उसकी लौ इतनी आसानी से नहीं बुझने वाली थी। इस नाजुक पल में शूचिंग ने हाथ हिलाया और एक विशाल काली छतरी उसके सिर पर खुल गई। छतरी आते ही काली आग उसे घेरने लगी। बाहर से ये सुरक्षा मिली और अंदर से बैंगनी क्रिस्टल उसे ठीक यानी रीजेनरेट करने लगा। लेकिन शूचिंग का ध्यान इन चीजों पर नहीं था। रफ्तार बढ़ाते हुए वो 1500 मीटर का निशान पार करके उस सुनते हुए दानव के और करीब पहुंच गया। शूचिंग लगभग दानव की कमर की ऊंचाई पर था। दानव के आकार के सामने वो एक मक्खी जैसा था, जिसे एक थप्पड़ में मारा जा सकता था। एक बेहद बेचैन करने वाला एहसास उसे घेरे हुए था। जितना वो करीब गया, उतना ही साफ वो दानव के सड़े हुए मांस को देख सकता था और उसकी बदबू भी महसूस कर सकता था। इसके अलावा अब वो उन भयानक घावों को भी देख सकता था जो उसके शरीर पर थे। घावों को देखकर लगता था कि वो तब लगे होंगे जब दानव किसी खास शख्स को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर शूचिंग के दिल में एक हलचल मच गई। उसका प्लान काम कर रहा था। हालांकि बाहरी सुरक्षा और बैंगनी क्रिस्टल की मदद के बावजूद उसका शरीर बिखरने की कगार पर था, और ये सब सिर्फ उस दानव से निकल रही कुदरती आभा की वजह से था। उन दोनों के स्तर में जमीन आसमान का फर्क था। शूचिंग एक धुंधली परछाई की तरह दानव की ओर बढ़ा, और खास तौर पर उस कांसे के ड्रैगन रथ की ओर। वो करीब और करीब आता गया, यहां तक कि वो उस शाही सवारी के ठीक सामने पहुंच गया। भले ही उस पर जंग लगा था, फिर भी उससे एक सम्राट होने का एहसास होता था। भले ही वो जर्जर था, उसकी नक्काशियां बेमिसाल और शाही थीं। भले ही वो प्राचीन अतीत का अवशेष था, फिर भी वो किसी शाही धरोहर जैसा लगता था। अब शूचिंग उन नक्काशियों को साफ देख सकता था, और वो तुरंत उसकी रूह की गहराइयों में छप गईं। उसी समय उसके अंदर उस रथ के सामने नतमस्तक होने की प्रबल इच्छा जागी, लेकिन दानव से आ रहे खतरे के एहसास ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। इसके साथ ही उसने उस कांसे के ड्रैगन रथ पर कदम रख दिया। ये वो जगह थी जहां सूर्य विश्राम करता था। ये वो जगह थी जहां एक सम्राट बैठता था। ये वो जगह थी जहां आम इंसान पूरी जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाते। ड्रैगन रथ इतना विशाल था कि उस पर कदम रखते ही शूचिंग को लगा जैसे वो किसी महल में दाखिल हो रहा है। दरअसल उसके सामने एक विशाल शाही सिंहासन था। उसके आसपास सब कुछ शुभ डिजाइनों से सजा हुआ था। उसने टूटे हुए दिए देखे, और उससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि दीवारों पर लिखी हुई पंक्तियां थीं। वो ऐसे लिखी लग रही थीं जैसे किसी ने जल्दबाजी में लिखी हो, शायद किसी ऐसे ने जो मरने वाला हो लेकिन अपनी विरासत को मिटने नहीं देना चाहता हो। जैसे ही शूचिंग ने उस लिखावट को देखा, उसे लगा जैसे उसके दिमाग पर 1 लाख बिजली के बोल्ट गिरे हों और उनकी विनाशकारी शक्ति उसके शरीर के कोने कोने में फैल गई। वो बुरी तरह कांपने लगा, माथे की नसें फूल गईं और आंखें खून जैसी लाल हो गईं जब वो उस नई लेगेसी को स्वीकार कर रहा था। पंख फैलाना एक लेगेसी देने की शुरुआत थी, और फिर जब सूक्विंग अभी भी उस शौक से संभल ही रहा था, गोल्डन क्रो ने अपने पंख दोबारा फड़फड़ाए। इस बार उसने एक डरावनी शॉक वेव छोड़ी जिसने सारी रोशनी धुंधली कर दी और चारों तरफ तेजी से हवाएं चलने लगीं। हालांकि सूक्विंग को एहसास नहीं हुआ, उसकी नाक से खून बह रहा था और रिकॉर्डिंग बॉटल कमजोर पड़ती जा रही थी। उसी वक्त वो जायंट हिलने डुलने लगा, जैसे धीरे धीरे अपनी खोई हुई हालत से बाहर आ रहा हो। इसके बाद सूक्विंग ने देखा कि गोल्डन क्रो और ऊपर चढ़ गया। फिर उसने अपने पंख तीसरी बार फैलाए। इस बार उसका हर पंख एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी छोड़ रहा था। पंख फैलने के साथ ही आसमान फटने वाला लगा और चारों तरफ खौफनाक तरंगे फैल गईं। तभी सचमुच आसमान फट गया और ऊपर एक बड़ा सा दरार खुल गया, जिसमें से एक दूसरी दुनिया नजर आई। सूक्विंग ने देखा कि वहां अनगिनत किस्म के जीव थे। सब के सब अजीब दिख रहे थे और चिल्ला रहे थे। उनके चिल्लाने के साथ ही गोल्डन क्रो का मुंह खुला और उस दूसरी दुनिया में एक गूंजती हुई आवाज फूट पड़ी।
सुक्विंग चौंक गया जब काली आग ने उस पूरी दुनिया को घेर लिया और पल भर में सब कुछ निगल लिया। अनगिनत खून की बूंदें हवा में उठी और एक सुनहरी लिक्विड में बदल गईं, जो सीधे गोल्डन क्रो के मुंह में चली गईं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी पी रहा हो। फिर सुक्विंग की रूह कांप उठी जब गोल्डन क्रो ने अचानक इधर उधर देखा। उसकी चमकती हुई आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो रिवर ऑफ टाइम के आर पार देख सकती हों, और वो स्पेस के ग्रेट दाव से भी परे है। सबसे पुराने वक्त और सबसे अनंत स्पेस से वो नजर सुक्विंग पर आके टिकी। उसका दिमाग थर्रा गया जब एक धीमी आवाज ने उससे बात की। ये एक सम्राट की लाइफ एसेंस टेक्निक है, मेरी टेक्निक। गोल्डन क्रो एसिमिलेट्स मायरियाड स्पिरिट्स। ढेर सारी खौफनाक जानकारी सुक्विंग के अंदर भरने लगी, जिससे उसे लगा जैसे वो किसी भयंकर तूफान में समुद्र के बीच एक छोटी सी नाव पर हो। उसके मुंह के किनारों, आंखों, नाक और कानों से खून रिसने लगा। इस दौरान सुक्विंग की नजर धुंधली होने लगी और वो अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ गया। उसी वक्त उसे पेट्रियार्क गोल्डन वज्रा वॉरियर की चीखें सुनाई दी। उठिए मिलॉर्ड, वो जायंट जाग रहा है, हम खत्म हो गए, ओ मिलॉर्ड जल्दी उठिए। रिकॉर्डिंग बॉटल से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी और जैसे ही जायंट ने उसे देखा वो टूटने लगी। जायंट के अंदर इमोशंस जागने लगे थे। उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा जैसे वो सांस लेना चाहता हो, और फिर उसके ऊपर के टेंटिकल्स हिलने लगे। उसकी सांस में एक ऐसी ताकत थी जो पानी को उससे दूर ढकेल रही थी, और वो अजीब टेंटिकल्स तड़प रहे थे। लगता था कि रिकॉर्डिंग बॉटल की आवाज़ों ने जायंट की यादें ताज़ा कर दी थीं, जिससे वो रोने लगा। फिर उसने अपने हाथ फैलाए जिससे समुद्र की सतह पर सुनामी आ गई। लहरें चारों तरफ फैल गईं, कुछ तो सैकड़ों मीटर ऊंची थीं, कुछ हजारों। दूर से देखने पर यह किसी तालाब में उठती लहरों जैसा लग रहा था, बस ये कहीं ज्यादा डरावना था। फिर जायंट घूमकर ड्रैगन चैरियट की तरफ देखने लगा। जैसे ही वो घूमा और सांस ली, उसके आसपास का पानी उबलकर भाप बन गया और वो जगह खाली हो गई। सुक्विंग की आंखें झट से खुल गईं और उसे पेट्रियार्क गोल्डन वज्रा वॉरियर की चीखें सुनाई दीं। फिर उसने उस विशाल जायंट की काली खोखली आंखों के गड्ढे देखे। जैसे ही जायंट का चेहरा सीधे उसकी तरफ घूमा, उसकी सांस सुक्विंग के ऊपर से गुजर गई। ड्रैगन चैरियट खास मटेरियल से बना था, इसलिए जायंट की सांस का उस पर असर नहीं हुआ, लेकिन सुक्विंग पर हुआ। उसका मांस और खून तुरंत दर्द से फटने लगा। उसका चेहरा, सीना और पेट खून से लथपथ हो गया। उसके हाथ और पैरों का आगे का हिस्सा भी बुरी तरह जख्मी हो गया। जायंट की सिर्फ सांस ही उसे चीर रही थी। उस खतरनाक पल में एक काली छतरी उसके सामने आ गई, जिसने जायंट की सांस को रोक लिया। जैसे ही छतरी कांपी, सुक्विंग ने अपने उस हाथ को ऊपर किया जो अब सिर्फ खून और हड्डी बचा था। एक एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन टैलिस्मैन निकालकर उसने उसे तोड़ दिया। तुरंत ही टेलीपोर्टेशन टैलिस्मैन की चमकती रोशनी ने उसे और छतरी को घेर लिया। फिर गड़गड़ाहट के साथ वो गायब हो गया। सुक्विंग और छतरी के जाने के बाद जायंट की सांस को रोकने के लिए कुछ नहीं बचा था और वो ड्रैगन चैरियट के ऊपर से गुजर गई। जब वो गुजर गई तो जायंट चुपचाप खाली ड्रैगन चैरियट को देखता रहा, फिर दोबारा दुख में रोने लगा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि सुक्विंग बचा या नहीं बचा। वो चैरियट को देख रहा था। रिकॉर्डिंग बॉटल की वजह से उसकी इमोशंस जाग गई थीं और उसे अपने पुराने मालिक की याद आ रही थी। उसका रोना आसमान और जमीन में गूंज रहा था। आखिरकार जायंट ड्रैगन चैरियट के सामने उकड़ू बैठ गया। रोना और तेज हो गया, जैसे वो जिद में किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अंत में कोई जवाब नहीं मिला। उसके जज्बात शांत होने लगे और वो फिर से अपनी पहले वाली खोई हुई हालत में लौट आया। बस अपनी इंस्टिंक्ट पर चलते हुए वो धीरे धीरे ड्रैगन चैरियट को समुद्र की तलहटी पर खींचने लगा। लेगेसी पास हो चुकी थी और अब जायंट एक गहरी नींद में जाने वाला था जिसे उसे कोई जगा नहीं सकता था। 100 साल बाद वो वापस आएगा, लेकिन समुद्र शांत नहीं था। जो तूफान और हवाएं उठी थीं, वो अभी भी तबाही मचा रही थीं। कुछ हजार किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जो अभी तूफान से बची हुई थी, वहां टेलीपोर्टेशन लाइट की चमक के साथ सुक्विंग प्रकट हुआ। वहां आते ही वो पानी पर गिर पड़ा। जैसे ही म्यूटेजन से भरा समुद्री पानी उसके घावों पर लगा, दर्द की एक और लहर उसमें दौड़ गई। वो मुश्किल से देख पा रहा था, लेकिन उसने हाथ हिलाकर अपनी धर्मास्किव बुलाई, उस पर चढ़ा और डिफेंसेस एक्टिवेट कर दिए। वो डेक पर लेट गया, सर से पैर तक कांप रहा था और खून बुरी तरह बह रहा था। उसके शरीर के आगे का हिस्सा ऑलमोस्ट गायब हो चुका था, बस टूटी हुई हड्डियां बची थीं। वो बेहद डरावना दिख रहा था। अगर कोई उसे देखता तो पहचान भी नहीं पाता कि वो कौन है। नजर धुंधली हो रही थी, फिर भी उसने कांपते हाथों से ढेर सारी दवाइयां निकाली और खाने लगा। उसने वायलेट क्रिस्टल को भी हीलिंग के लिए यूज किया। जैसे ही वायलेट रोशनी फैली, उसने दर्द बर्दाश्त किया। साथ ही उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई जब उसने अपनी शैडो को देखा। धूप पड़ते ही शैडो डर के मारे कांपने लगी। वो बहुत डरी हुई थी। वो तब वहां थी जब सुक्विंग को लाइफ लैंप मिला था और उसने उसे जख्मी भी देखा था, लेकिन ये नजारा अलग था। वो सिर्फ इसलिए नहीं डर रही थी कि सुक्विंग ने उसे पहले दबाया था,
बल्कि अब वो देख सकती थी कि सू क्विंग किस हद तक पागलपन कर सकता है। अगर वो खुद के साथ इतना क्रूएल हो सकता है तो दूसरों के साथ क्या करेगा, ये सोचना भी डरावना था। इसलिए शैडो ने परेशानी खड़ी करने के बारे में सोचा भी नहीं। वो चापलूसी दिखाने की कोशिश करने लगी और यहां तक कि खुद को फैलाकर धूप को सू क्विंग पर पड़ने से रोकने लगी। उधर पेट्रियाक गोल्डन वज्रा वॉरियर कांपना बंद नहीं कर पा रहा था। चेहरा पीला और आंखें डर से फटी हुई थीं। वो सोच रहा था, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतना सुसाइडल होते नहीं देखा। मर्फोकाइल्स में उस अजीब दुनिया में मुझे डर लगा था, पर ये उससे भी बुरा था। ये शैतान जू वाकई पागल है। अगर ये ऐसे ही करता रहा तो एक दिन खुद को ही मार लेगा। अगर ये मरा तो मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन अगर ये बच गया तो इसे और भी कीमती खजाने मिलेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है इसे लगे कि मैं अब किसी काम का नहीं हूं और मुझे मार दे। मैं करूं तो क्या करूं? पेट्रियाक जितना सोचता उतना ही डरता। वो इतना डरा हुआ था कि उसने ध्यान भी नहीं दिया कि शैडो जू किंग को खुश करने की कोशिश कर रही है। उसे बस यही एक रास्ता दिखा कि वो शैतान जू की और ज्यादा मदद करे ताकि वो खुश रहे। इस सोच से पेट्रियाक की आंखें लाल हो गईं। वो रिस्क लेने वाला इंसान नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने अपनी जान दांव पर नहीं लगाई तो उसकी बेचारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक और बात थी जिसने उसे और ज्यादा खतरे में महसूस कराया। पुराने किस्से कहानियों के हिसाब से अगर कोई किसी के बहुत सारे राज जान लेता है तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। ये सोचकर वो और ज्यादा कांप गया। तभी उसने देखा कि शैडो जू किंग की चापलूसी कर रही है, तो उसने जल्दी से आइन स्क्यूअर को जू किंग के आसपास घुमा दिया, ऐसा दिखावा करते हुए कि वो अपने मालिक के लिए जान दे सकता है। वो बोला, मिलॉर्ड, मैं आपकी हिफाजत करूंगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। सब मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके साथ ही उसने शैडो को घूरा। आखिरकार वो जानता था कि अभी सबसे बड़ा खतरा वही है। जू किंग ने शैडो की चापलूसी और पेट्रियाक की कोशिशों को नोट किया। शैडो पर एक शांत नजर डालने के बाद उसने पेट्रियाक को देखा। पेट्रियाक ने जब वो अप्रूवल देखा तो खुशी के मारे रोने ही वाला था। उसका मौत का सारा डर गायब हो गया और वो भावुक हो गया। कांपते हुए उसने वो किया जो वो कम ही करता था। बिना सोचे समझे बोल पड़ा, मिलॉर्ड, आगे से जब तक मैं जिंदा हूं आपकी हिफाजत करूंगा। आपका ये गुलाम जरूरत पड़ने पर खुद को भी उड़ा देगा। जू किंग ने सर हिलाया, फिर अपने घावों पर ध्यान दिया। सच तो ये था कि वो पेट्रियाक और शैडो का ध्यान भटका रहा था ताकि वो उसकी कमजोरी का फायदा ना उठा सकें। वो किसी भी पल शैडो को दबाने या पेट्रियाक की आत्मा को कुचलने के लिए तैयार था। वो इतनी बुरी तरह जख्मी था कि लगभग आधा मर चुका था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि वो अभी आधा जिंदा है। लाइफ लैंप मिलने के बाद और कैप्टन का पागलपन देखकर जू किंग अपनी हालत को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। भले ही उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और ऑरा कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी पागलपन और उत्साह की चमक थी। ये सब करना वर्थ इट था। मुश्किल से धर्मास्किफ की रेलिंग का सहारा लेकर वो बैठा, अपने घावों को इग्नोर किया और उस चीज के बारे में सोचने लगा जिसके लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी। वो जानता था कि वो ड्रैगन चैरियट के अंदर बस कुछ पलों के लिए ही था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अब उसके लाइफ लैंप पर एक गोल्डन क्रो की तस्वीर बन चुकी थी। ये सिर्फ एक आउटलाइन नहीं थी, बल्कि बिल्कुल असली लग रही थी। रिवार्ड एंशिएंट में भी ये एक बहुत कीमती चीज थी। एक इंपीरियल क्लास लेगेसी टेक्निक, गोल्डन क्रो एसिमुलेट्स मायरिएट स्पिरिट्स। इंपीरियल क्लास टेक्निक्स का मतलब था वो सीक्रेट मैजिक जो एंशिएंट एम्परर्स और इंपीरियल सॉवरेन्स ने एपॉक्स पहले बनाए थे। कुछ टेक्निक्स पूरे कलेक्शंस की तरह होती थीं और कुछ इंडिविजुअल सीक्रेट टेक्निक्स। लेकिन जो भी हो, वो सब बेहद ताकतवर होती थीं। वो इतनी मिस्टीरियस और पावरफुल थीं कि ज्यादातर लोग उनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जाहिर है, उनकी वैल्यू का कोई हिसाब नहीं था। इंपीरियल क्लास टेक्निक्स का इतना रेयर होना ये इंश्योर करता था कि वो अक्सर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिजर्व पावर की तरह रखी जाती थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि ज़्यादातर टेक्निक्स कल्टिवेट ही नहीं की जा सकती थी क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होती थी। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें कल्टिवेट करने के लिए शायद कोई ऐसी ब्लड लाइन चाहिए होती थी जो खुद बेहद रेयर हो। इसी तरह एक स्पीशीज के लिए बनाई गई टेक्निक को दूसरी स्पीशीज के लिए कल्टिवेट करना और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। सिर्फ कुछ ही टेक्निक्स ऐसी थीं जिनमें ब्लड लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और वही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल थी। अगर ऐसी कोई टेक्निक दुनिया में आ जाती तो लोग या तो पागल हो जाते या निराश। पागल इसलिए कि वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, निराश इसलिए कि शायद वो उन्हें कभी मिले ही ना। एक बार अगर किसी के अंदर इंपीरियल क्लास टेक्निक का सीड बन गया तो दूसरे लोग उसे छीन नहीं सकते थे, भले ही वो उस इंसान को मार दे। अगर वो इंसान टेक्निक समझा भी दे तो दूसरा बंदा उसे याद नहीं रख पाएगा, और अगर किसी तरह याद रख भी लिया तो बिना लेगेसी सीड के वो उसे कल्टिवेट नहीं कर पाएगा।
लेगेसी सीड ही इस बात का सबूत था कि वो इंसान उस टेक्निक को कल्टीवेट करने के काबिल है। गोल्डन क्रॉ एसिमुलेट्स माइराइड स्पिरिट्स ऐसी ही थी। सही मायने में कहा जाए तो गोल्डन क्रॉ एसिमुलेट्स माइराइड स्पिरिट्स कोई मार्शल टेक्निक नहीं थी, बल्कि एक सीक्रेट मैजिक थी। अक्षु ने जो जानकारी हासिल की थी उसके मुताबिक इस मैजिक को हाईएस्ट लेवल तक कल्टीवेट करने के बाद कल्टीवेटर गोल्डन क्रॉ एम्परर बॉडी बना सकता था। गोल्डन क्रॉ एम्परर बॉडी के साथ कल्टीवेटर की फिजिकल बैटल पावर एक एम्परर के लेवल की हो जाती और वो एक गोल्डन क्रॉ में बदलकर हाईएस्ट हेवेंस को भी ललकार सकता था। डिस्क्रिप्शंस और अपनी कल्टीवेशन की समझ के बेसिस पर अक्षु को रियलाइज हुआ कि गोल्डन क्रॉ एसिमुलेट्स माइराइड स्पिरिट्स एक बॉडी कल्टीवेशन सीक्रेट मैजिक है। इसका कल्टीवेशन मेथड नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को स्टडी करने पर बेस्ड था। अनगिनत स्पिरिट्स के एसेंस ब्लड को एसिमुलेट करके और उन्हें अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी को रीशेप करना पॉसिबल था, बिल्कुल किसी मैजिकल ट्रेजर की तरह। और अल्टीमेट गोल था गोल्डन क्रॉ एम्परर बॉडी बनाना। क्योंकि ये मैजिक गोल्डन क्रॉ ने बनाई थी, इसलिए ये अच्छी या बुरी नहीं थी। आखिरकार उसके लिए दुनिया एक ऐसी जगह थी जहां कमजोर ताकतवर का शिकार करता है और एक इंसान को लगातार इवॉल्व होकर और ताकतवर बनना पड़ता है। अनगिनत लिविंग थिंग्स के एसेंस ब्लड को एब्जॉर्ब करके इंसान ना सिर्फ खुद को स्ट्रांग बना सकता था, बल्कि दूसरी स्पीशीज की इन्नेट एबिलिटीज को भी एब्जॉर्ब कर सकता था। यह एस्पेक्ट बेहद डोमिनेटिंग था। बेशक कुछ लिमिटेशंस थीं। किसी स्पीशीज की इन्नेट एबिलिटीज पाने के लिए सिर्फ एक इंडिविजुअल को एब्जॉर्ब करना काफी नहीं था, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता था, और प्रेफरेबली वो जिनकी कल्टीवेशन बेस हाई हो। अक्षु धर्मास्किफ के किनारे सहारा लेकर बैठा था। आंखें बंद थीं और वो सारी जानकारी दिमाग में घुमा रहा था। जैसे जैसे वो सोच रहा था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और उनमें हैरानी की चमक थी। एक इंपीरियल क्लास बॉडी कल्टीवेशन सीक्रेट मैजिक। बॉडी कल्टीवेशन उसके लिए नई बात नहीं थी। अपनी कल्टीवेशन के रास्ते पर सबसे पहली टेक्निक जो उसने सीखी थी वो थी सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन, जो एक बॉडी कल्टीवेशन मैजिक ही थी। स्कैवेंजर बेस कैंप में उसने इससे कई दुश्मनों को मारा था और 7 ब्लड आइज में आने और दूसरी टेक्निक्स मिलने के बाद भी उसने इसे नहीं छोड़ा था। आखिरकार उसने सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन को उसकी हद तक पहुंचा दिया था, 9th लेवल तक। उस टाइम उसके पीछे जो स्पेक्ट्रल ड्राउट डीमन दिखता था, उसकी पीठ पर 2 मांस के टुकड़े थे जो लगता था कि विंग्स बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद वो कभी बदला नहीं और ऐसा नहीं लगता था कि उसे 10th लेवल तक पुश करना आसान होगा। इसमें अक्षु की गलती नहीं थी। उसके अंदर म्यूटेजन नहीं था और वायलेट क्रिस्टल की मदद से उसने सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन को एक अनोखे लेवल तक पहुंचा दिया था। उसका ब्रेक थ्रू ना कर पाना टेक्निक की लिमिटेशन थी। आखिरकार वो एक आम लो लेवल टेक्निक ही थी। इसलिए अक्षु को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने के लिए सी फॉर्मिंग स्क्रिप्चर का यूज करना पड़ा था। फिर भी उसने बॉडी कल्टीवेशन की चाहत नहीं छोड़ी थी। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पहुंचने के बाद उसने कुछ और बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक्स हासिल की थीं, लेकिन उनमें से कोई काम नहीं आई और कोई भी सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन के साथ अच्छी तरह मैच नहीं हुई। अब अक्षु की आंखें चमक रही थीं। गोल्डन क्रॉ एसिमुलेट्स माइराइड स्पिरिट्स की जानकारी रिव्यू करते हुए और अपने लाइफ लैम्प पर लगे गोल्डन क्रॉ के लेगेसी सीड को महसूस करते हुए उसे बेहद एंटिसिपेशन फील हो रही थी। पता नहीं मेरी सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन अब इंप्रूव होगी या नहीं, अब जब मेरे पास गोल्डन क्रॉ एसिमुलेट्स माइराइड स्पिरिट्स है। दोनों बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक्स थीं, तो उसे लगा कि सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन के फायदे गोल्डन क्रॉ एसिमुलेट्स माइराइड स्पिरिट्स को सपोर्ट करेंगे। बदकिस्मती से वो अभी बहुत बुरी तरह जख्मी था। ये कल्टीवेशन के लिए सही वक्त नहीं था। एक गहरी सांस लेकर उसने दर्द को इग्नोर किया और अपनी सांस कंट्रोल की, फिर धर्मा फोर्स को वायलेट क्रिस्टल में डालकर रिकवरी पर फोकस किया। इस दौरान वक्त धीरे धीरे निकलता गया। 10 दिन बीत गए। दिन रात शैडो वफादारी दिखाती रही। दिन में वो सूरज को रोकने की कोशिश करती और रात में पानी के नीचे पहरा देती। ये देखकर पेट्रियार्क गोल्डन वज्रा वॉरियर मन ही मन ठंडा हंसा। जितना तुम ये करोगे उतना ही शैतान अक्षु तुम्हें दबाना चाहेगा। आखिर तुम ये इंप्रेशन दे रहे हो कि जब तक तुम्हें पीटा ना जाए तुम सुधरोगे नहीं। सबसे अच्छी बात यह होगी कि इतना शो ऑफ मत करो, अपनी वफादारी चुपचाप दिखाओ। ऐसी थॉट्स के साथ पेट्रियार्क ने आयन स्क्योर को आसमान में भेजा,
जहां वो धीरे धीरे सर्कल करने लगा, अक्षु के आसपास के पूरे एरिया पर नजर रखते हुए। इन 10 दिनों में कुछ मौकों पर अक्षु का सामना खतरनाक सी बीस्ट से हुआ, लेकिन शैडो और पेट्रियार्क दोनों ने अलग अलग तरीके यूज करके ये इंश्योर किया कि अक्षु पूरी तरह सेफ रहे। जहां तक सी बीस्ट्स की बात थी, अक्षु नहीं चाहता था कि वो मारे जाएं। उसने शैडो से उन्हें बांधकर पानी के नीचे रखवाया, बिल्कुल किसी बाड़े में भेड़ों की तरह। वायलेट क्रिस्टल उसे हील कर रहा था और आखिरकार वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जहां वो रिलेटिवली नॉर्मल लगने लगा, बस अभी भी काफी पीला दिख रहा था। उस वक्त उसने डिसाइड किया कि अब गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मायरिड स्पिरिट्स कल्टिवेट करने का टाइम आ गया है। सुबह की धूप में पालथी मारकर बैठते हुए उसने उस जानकारी को रिव्यू किया जो वो पिछले 10 दिनों से स्टडी कर रहा था। 9 ferments forge the emperor's body. The golden crow assimilates myrid spirits. Innate abilities are recovered from myrid species. Mine own life glorifies the vault of heaven. उसने एक incantation gesture बनाया, फिर अपने अंगूठों को अपने दांतियन रीजन के सामने जोड़ दिया और बाकी उंगलियों को पंखों की तरह फैला दिया। सूरज की तरफ देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली। तुरंत ही जिस जगह वो देख रहा था वो धुंधली हो गई और वहां एक इंटेंस हीट दिखाई देने लगी जो सिर्फ वही देख सकता था। सूरज से नीचे आते हुए उसके शरीर में एंटर कर गई। उसके लाइफ लैम्प पर लगा गोल्डन क्रो अपनी आंखें खोलने लगा और पंख फैलाए। सर उठाकर उसने अपना मुंह खोला और सूरज की गर्मी को निगल लिया। जैसे ही वो गर्मी अंदर गई उसकी आंखें और खुली, लेकिन पूरी तरह नहीं, सिर्फ एक दरार जितनी जिसमें से तेज रोशनी चमक रही थी। ये गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मायरिड स्पिरिट्स कल्टीवेट करने का पहला स्टेप था। ये गोल्डन क्रो के लेगेसी सीड को एक्टिवेट करना था और उसे जगाने का तरीका था सूरज की कुछ ऑरा लाना और फिर उसे खून से नरिश करना। अगला, गोल्डन क्रो कांप गया और एक ब्लैक होल जैसा बन गया, जबकि एक्सयू जुआ मुरझाने लगा। वो कांपा, उसकी एनर्जी और खून थर्राने लगे और उनके कुछ हिस्से गोल्डन क्रो में चले गए। पलक झपकते ही वो एक सूखी हुई लाश जैसा दिखने लगा। उसके हाथ ढीले पड़ गए, चेहरा अंदर धंस गया और वो इतना सिकुड़ गया कि उसके कपड़े खाली लगने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। पिछले 10 दिनों में गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मायरिड स्पिरिट्स पर की गई रिसर्च की वजह से उसे पता था कि क्या हो रहा है। वो शांत था और उसके अंदर का गोल्डन क्रो उसकी एनर्जी और खून अब्सॉर्ब करता रहा। हालांकि वो इतना सूख गया था कि डरावना लग रहा था, लेकिन आखिरकार गोल्डन क्रो एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गया और अपनी आंखें खोलने के लिए स्ट्रगल करने लगा। इंपीरियल क्लास टेक्निक्स के लेगेसी सीड्स तुरंत एक्टिवेट नहीं होते थे। कल्टीवेटर्स को उन्हें एक्टिवेट करने के लिए खुद आगे बढ़ना पड़ता था, और ऐसा इसलिए क्योंकि लेगेसी सीड्स बहुत ताकत लेते थे। आमतौर पर लोग अकेले इसकी कोशिश नहीं करते। अक्सर उनके पास किसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की मदद होती थी जो उनकी मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। फॉर एग्जाम्पल, गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मायरिड स्पिरिट्स के लिए एनर्जी और खून की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा थीं कि ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स उन्हें पूरा नहीं कर पाते, और अगर वो फेल हो जाते तो उनके मरने का खतरा था। लेकिन क्योंकि एक्सयू जुआ बॉडी रिफाइनमेंट के एक शॉकिंग लेवल पर था और उसके पास पावरफुल एनर्जी और खून था, वो आम इंसान से कहीं ज़्यादा देर तक टिक पाया। फिर भी वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहा था जहां उसे लगा कि शायद वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। उसने देखा कि उसका शरीर कितना सूख गया है, यहां तक कि वो लाश जैसा लग रहा था। लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन एक्टिवेट किया, जिससे स्पेक्ट्रल ड्राउट डीमन उसके पीछे प्रकट हुआ। वो आसमान की तरफ दहाड़ा, उस पर बनी दरारों से मोल्टन लावा बह रहा था। उससे एक शॉकिंग आरा निकल रही थी और एनर्जी और खून की पावरफुल ऑरा। फिर उसमें एक कंपन हुआ और एनर्जी और खून की धाराएं ड्राउट डीमन से फूटकर एक्सयू जुआ के अंदर गईं, सीधे गोल्डन क्रो की तरफ। गोल्डन क्रो कांप गया। जैसे जैसे वो और अब्सॉर्ब करता गया, उसकी आंखें और खुलती गईं। ड्राउट डीमन मुरझाने लगा और करीब 10 सांस के वक्त के बाद वो धा गया और एनर्जी और खून की धुंध में बदलकर एक्सयू जुआ के गोल्डन क्रो में चला गया। गोल्डन क्रो हिला और अपनी आंखें खोलने के लिए और जोर लगाने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक्सयू जुआ जो एनर्जी और खून दे सकता था वो काफी नहीं था। ये गोल्डन क्रो की आंखें पूरी तरह खोलने के लिए बस काफी नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के एक्सयू जुआ ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और डेक पर रख दिया। तुरंत ही एक ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा हुई
जिससे जोएन का मांस ढामस्किफ के बीच से निकल आया। जब वो मांस उड़कर उसके पास आया तो उससे एनर्जी और खून की एक टेरिफाइंग पावर निकली जो एक्स्यू जुआ में भर गई। गोल्डन क्रो के उसे निगलने के बाद क्रो की आंखें पूरी तरह खुल गईं और उसने एक तीखी चीख निकाली जिसमें डाउ रेजोनेंस भरी हुई थी और जिसने सब कुछ हिला दिया। ढामस्किफ से लहरें फैलीं, एक छोटे पैमाने की सुनामी जैसी। आसमान से देखने पर एक्स्यू जुआ के आसपास का समुद्र बहुत अजीब लग रहा था। लहरें एक स्पेसिफिक इमेज बना रही थीं। वो एक विशाल आंख की इमेज थी, गोल्डन क्रो की आंख, और एक्स्यू जुआ की ढामस्किफ उस आंख की पुतली थी। डेक पर बैठे हुए वो एक लाश जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। कुल मिलाकर वो किसी शैतान या राक्षस जैसा लग रहा था। समुंदर के ऊपर गड़गड़ाहट गूंज रही थी। जैसे जैसे लहरें टकरा रही थीं, सूकिंग अपनी धर्मा स्किफ पर बैठा सर से पैर तक कांप रहा था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं और उसकी आंखों की ठंडक अब पागलपन में बदल रही थी। वजह थी भूख, इतनी भूख जितनी उसे आज तक कभी महसूस नहीं हुई थी। इस भूख की एक वजह यह थी कि उसके सूखे हुए शरीर को वापस नॉर्मल होने के लिए नरिशमेंट चाहिए था। वायलेट क्रिस्टल इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता था। वो घावों को जल्दी भर सकता था, लेकिन एनर्जी, खून और न्यूट्रिएंट्स हवा से पैदा नहीं कर सकता था। भूख की दूसरी वजह सूकिंग के ठीक पीछे थी। हवा में उसके पीछे कुछ नहीं था, लेकिन पैट्रियार्क, गोल्डन वज्रा वॉरियर और शैडो दोनों बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि सूकिंग के ठीक पीछे कुछ बेहद खतरनाक और शैतानी चीज छिपी हुई है। सूकिंग भी जानता था कि उसके पीछे कुछ है। सही मायने में कहा जाए तो पैट्रियार्क और शैडो दोनों डर से टेंस इसलिए थे क्योंकि सूकिंग के कपड़ों के नीचे ठीक उसकी पीठ पर एक मैजिकल टोटम टैटू था। जिस पल गोल्डन क्रो की आंखें खुली थीं, सूकिंग की पीठ पर एक इमेज उभर आई थी जो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी और उससे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली ऑरा निकल रही थी। ये लेगेसी सीड एक्टिवेट करने का दूसरा फेज था। उन 10 दिनों में जब सूकिंग गोल्डन क्रो एसिमिलेट्स मायरेट स्पिरिट्स की लेगेसी इंफॉर्मेशन स्टडी की थी, उसे पता चला कि लेगेसी सीड एक्टिवेट करने के 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज था सीड को स्टिमुलेट करना, जिससे बॉडी पर एक टोटम टैटू उभर आए। दूसरा फेज था उस टैटू को एनर्जी और खून के प्रोजेक्शन के रूप में विजिबल बनाना। जब यह हो जाता तब लेगेसी सीड फुली एक्टिवेटेड माना जाता। दूसरे फेज के लिए मैसिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी और खून चाहिए था, और इससे एक्सट्रीम भूख भी लगती थी। हाँपते हुए सूकिंग ने अपनी खून जैसी लाल आंखें पैट्रियार्क गोल्डन वज्रा वॉरियर की तरफ घुमाई। पैट्रियार्क कांप उठा। सूकिंग की आंखों में जो लुक था उसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी को खाने के लिए तैयार हो रहा हो। पैट्रियार्क ने तुरंत अपना प्रोजेक्शन दिखाया और खुद को ज्यादातर ट्रांसपेरेंट रखा ताकि ये साबित हो सके कि उसके पास ना एनर्जी है और ना खून। सूकिंग ने उससे नजर हटाकर शैडो को देखा। शैडो भी कांप उठी। उन्हें ऊपर लाओ, सूकिंग बोला। उसकी आवाज धीमी और फटी हुई थी। शैडो ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। वो फिसल कर पानी में चली गई और कुछ ही पलों बाद एक विशाल आर्मर्ड मैकरेन को खींचकर ऊपर लाई। जैसे ही सूकिंग ने मछली को देखा, उसकी पीठ पर बना टैटू चमक उठा, जैसे वो बाहर आना चाहता हो पर आ ना पा रहा हो। हुआ ये कि उसके पीछे ढेर सारे इल्यूजरी सुनहरे पंख चमकते हुए प्रकट हुए, जिन्होंने 2 विंग्स बना लिए। जैसे ही वो हिले, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट किया जिसने आर्मर्ड मैकरेल को लॉक कर दिया। तुरंत ही 300 मीटर लंबी मछली कांप उठी जब उसकी सारी एनर्जी और खून उसमें से खींच लिए गए। वो 30 मीटर के लहराते हुए खून के गोले में बदल गए, जो सिमटकर सुनहरे लिक्विड की एक छोटी सी बूंद बन गई। सुनहरे पंखों ने हिला और उसे एब्जॉर्ब कर लिया। साथ ही सूकिंग ने हाथ हिलाया, जिससे काली बेलफायर ने आर्मर्ड मैकरेल को घेर लिया और उसकी आत्मा खींच ली। शैडो खुद को रोक नहीं पाई और लालच में बचे खुचे म्यूटाजिन और स्पिरिट पावर को निगल गई। फिर शैडो दूसरे सी बीस्ट को खींच लाई, फिर तीसरा, चौथा। पिछले 10 दिनों की स्टडी के दौरान सूकिंग ने जानबूझकर अपने धर्मा स्किफ के नीचे पानी में 23 सी बीस्ट्स का ग्रुप कैद करके रखा था, ताकि जब उसका टैटू सुनहरे पंख मैनिफेस्ट करे तो उसे तुरंत नरिशमेंट मिल सके। जैसे जैसे पंख एनर्जी और खून एब्जॉर्ब करते गए, वो और ज्यादा सॉलिड होते गए। साथ ही सूकिंग रेप्लेनिश होता गया और उसका सूखापन कम होने लगा। वो रिकवर होने लगा था। अब वो साफ महसूस कर सकता था कि उसकी फिजिकल पावर पहले के रुके हुए पॉइंट से आगे बढ़ चुकी थी। वो ज्यादा ताकतवर और तेज था। उसके पास परसेप्शन का एक नया लेवल भी था। वो परसेप्शन शायद मैजिकल टेक्निक्स के साथ एक रेजोनेंस था, जिससे वो अपनी कुछ एबिलिटीज को बिना इनकैंटेशन जेस्चर्स के यूज कर सकता था। बदकिस्मती से कुछ टेस्ट्स करने के बाद वो उसे सही तरह से यूज नहीं कर पाया। मुझे लगता है ये वही इननेट स्पीशीज एबिलिटी है जिसका जिक्र गोल्डन क्रो एसिमिलेट्स मायरेट स्पिरिट्स के डिस्क्रिप्शन में था, और मैंने अभी तक काफी लिविंग बींग्स एसिमिलेट नहीं किए हैं इसे यूज करने के लिए। अभी उसकी भूख सिर्फ थोड़ी शांत हुई थी। कुछ सोचने के बाद वो खड़ा हुआ, धर्मास्किफ समेटी और सीधे पानी में कूद पड़ा।
सतह के नीचे जाते ही गड़गड़ाहट हुई और वो प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में एंटर हो गया। उसकी पीठ पर बना टैटू एक ऑ इंस्पायरिंग ऑरा छोड़ रहा था, जिसने उसके प्रेशर को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया। बगल में पैट्रियार्क गोल्डन वज्रा वॉरियर बिजली से कड़क रहा था और आयरन स्किफ पर बने लाइटनिंग सिंबल्स चमक रहे थे। शैडो भी चारों दिशाओं में फैल है, एक डरावने पेड़ की तरह, जिसकी 100 से ज्यादा आंखें खुली हुई थीं और हर तरफ देख रही थी। सू किंग की ओवरऑल बैटल पावर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। हालांकि फॉरबिडन सी अभी भी ऐसी जगह थी जहां सावधानी जरूरी थी, लेकिन वो इतना स्ट्रांग था कि ज्यादातर सिचुएशंस में लगभग ऑल पावरफुल था। समुंदर में गड़गड़ाहट फैल गई जब सू किंग दूर गायब हो गया और हर मिलने वाले सी बीस्ट का कत्ल करने लगा। उसे अपनी भूख मिटाने और लेगेसी सीड एक्टिवेशन का दूसरा फेज पूरा करने के लिए अभी और बहुत सारे सी बीस्ट्स और ढेर सारा खून चाहिए था। फॉरबिडन सी के एक सुनसान हिस्से में समुंदर का पानी फटा और एक 500 मीटर लंबा ब्लू ग्रीन ड्रैगन हवा में उछला। उसकी ऑरा और दिखावट बेहद डरावनी थी। मुंह बंद होने पर भी उसके तेज धार दांत साफ दिख रहे थे। ये ड्रैगन ज्यादातर ट्रेडिंग शिप्स और कल्टिवेटर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे जो फॉरबिडन सी में सफर करते थे। 7 ब्लड आइज के सी रिकॉर्ड्स में ब्लू ग्रीन ड्रैगन्स के बारे में काफी डिटेल थी। वो फॉरबिडन सी के एपेक्स प्रेडेटर्स थे और अपनी क्रूरता और डरावनेपन के लिए जाने जाते थे। और तो और उनकी म्यूटेटेड कल्टीवेशन बेस उन्हें शॉकिंग बैटल पावर देती थी। ये खास ब्लू ग्रीन ड्रैगन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिमेन था। हवा में उछलते वक्त उसके अंदर 2 लाल आग के गोले जलते हुए देखे जा सकते थे। इसका मतलब था कि ये ड्रैगन 2 लाइफ फ्लेम्स के लेवल तक पहुंच चुका था। जैसे ही उसके आसपास का समुंदर हर दिशा में 1000 मीटर तक फटा, उसकी आमतौर पर ठंडी और बेपरवाह आंखें डर से भरी हुई थीं और ध्यान से देखने पर उसके पेट पर एक टोटम मार्क दिख रहा था। वो मार्क बिल्कुल एक पेड़ जैसा था जिस पर 100 से ज्यादा आंखें झपक रही थीं। वो आंखें किसी मुंह जैसी लग रही थीं जो उस ब्लू ग्रीन ड्रैगन की शैडो को निगल रही थी। फिर समुंदर से ढेर सारी बिजली की तारें निकली जिनके बीच में एक काली आयरन स्क्यूअर थी। वो हैरान कर देने वाली स्पीड से ड्रैगन में घुस गई। एक धमाका हुआ और जिस जगह ड्रैगन को चोट लगी थी वो फट गया। तेज दर्द की वजह से ड्रैगन ने मुंह खोलकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोल पाया। चीख की जगह बस एक दबी हुई घुर्राने की आवाज निकली, और वो इसलिए क्योंकि एक नौजवान उसके मुंह में खड़ा था। वो एक वायलेट डाउइस्ट रोब पहने हुए ड्रैगन के 2 दांतों के बीच खड़ा था। उसके बालों से पानी टपक रहा था। जैसे ही ब्लू ग्रीन ड्रैगन तड़पा, उसके बाल लहराए, काली स्याही जैसे पानी की फुहार छोड़ते हुए। पानी उसके चेहरे से बह रहा था, उसके नाजुक फीचर्स और गोरी स्किन को हाईलाइट करते हुए। वो इतना हैंडसम था कि खूबसूरत लग रहा था। विलो लीव्स जैसी आईब्रोज, जे ट्री जैसा शरीर और लंबे काले बाल जो बिखरे हुए भी बेहद स्टनिंग लग रहे थे। उसकी आंखों में कुछ शैतानी थी, और वो शैतानी सिर्फ उसके खूबसूरत चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी पूरी शख्सियत से निकल रही थी। उस वक्त उसका एक हाथ ड्रैगन के ऊपर वाले दांतों पर था और पैर नीचे वाले दांतों में कीलों की तरह जम गए थे। सिर्फ अपनी ताकत के दम पर वो ड्रैगन को मुंह खोलने से रोक रहा था। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि एक्स किंग था। आधे महीने से वो सी बीस्ट का शिकार कर रहा था। उसकी पीठ पर बना टोटम टैटू अब कंप्लीट होने के बहुत करीब था। काफी सारी एनर्जी और खून अब्सॉर्ब करने के बाद नरिशमेंट की वजह से एक्स किंग रिकवर हो चुका था। वो अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और तेज था, इतना कि वो सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी पावर से एक ब्लू ग्रीन ड्रैगन का मुकाबला कर सकता था। जैसे ही उसकी ठंडी आंखें चमकी, ब्लैक बेल फायर फूट पड़ी और उस ब्लू ग्रीन ड्रैगन को घेर लिया जिसका पीछा वो आधे दिन से कर रहा था। साथ ही अनगिनत सुनहरे पंख उसके पीछे मटीरियलाइज हुए। लहराते हुए उन्होंने एक ग्रेविटेशनल फोर्स भेजा ड्रैगन को अब्सॉर्ब करने के लिए। ब्लू ग्रीन ड्रैगन तड़पा और वापस पानी में गिर गया, लेकिन तभी एक स्नेक नेक ड्रैगन प्रकट हुआ जो ब्लू ग्रीन ड्रैगन से टकराया और उसे नीचे डूबने से रोक दिया। हालांकि स्नेक नेक ड्रैगन ढह गया, लेकिन उसने इतना टाइम दे दिया कि बेल फायर ने पूरे ब्लू ग्रीन ड्रैगन को घेर लिया। साथ ही गोल्डन क्रो असिमिलेट्स माइंडेड स्पिरिट्स पूरी तरह अनलीश हो गया। ब्लू ग्रीन ड्रैगन के दांतों के बीच से मुश्किल से एक चीख निकल पाई जब उसमें से बेहिसाब एनर्जी और खून खींच लिया गया और पंखों ने अब्सॉर्ब कर लिया। उसकी आत्मा फिर एक्स किंग के अंदर प्रकट हुई और एक चिंगारी का काम किया जब उसने अपना 47th और 48th धर्मा एवेचर खोला। उसकी धर्मा फोर्स उमड़ पड़ी और गोल्डन क्रो असिमिलेट्स माइंडेड स्पिरिट्स का नरिशमेंट उसमें फैल गया। उसके शरीर में हड्डियां चटकने की आवाजें आई, जिससे वो और भी ज्यादा गुड लुकिंग हो गया और साथ ही साथ उसकी फिजिकल बॉडी पावर भी बढ़ गई। मुझे बस कुछ और सी बीस्ट चाहिए गोल्डन क्रो असिमिलेट्स माइंडेड स्पिरिट्स का दूसरा फेज खत्म करने के लिए। उस वक्त टोटम टैटू पूरी तरह मैनिफेस्ट हो जाएगा और मेरी ये इंपीरियल क्लास टेक्निक हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। एक्स किंग फिर दूर तेजी से निकल गया, ब्लू ग्रीन ड्रैगन की सूखी हुई लाश को समुंदर की तलहटी में डूबने के लिए छोड़कर। शैडो जब उसका पीछा करने के लिए भागी तो उसने फ्रस्ट्रेशन के इमोशंस भेजे।
उसे लगा कि वो ड्रैगन की शैडो निगलने में बहुत स्लो थी। शैडो के खत्म होने से पहले ही ड्रैगन मारा गया था। हैरानी की बात यह थी कि शैडो ये इमोशंस पेट्रियार्क को भेज रही थी, जिसने शैडो को परेशान करने का मौका नहीं लिया। इसके बजाय वो एक्स किंग को देख रहा था, जिसके लंबे बाल और वायलेट रोब लहरा रहे थे। पेट्रियार्क का दिमाग घूम रहा था। उसने एक्स किंग को कत्लेआम करते देखा था, उसने एक्स किंग को पागल होते देखा था, उसने एक्स किंग को लड़कियों को बेहोश करते देखा था, और उसने एक्स किंग को लगातार स्ट्रांग होते देखा था। इन सब से उसके दिमाग में एक खास ख्याल आया, एक नॉवल का मेन कैरेक्टर ऐसा ही होना चाहिए। मुझे नोट्स लेना शुरू करना चाहिए, फिर बाद में मैं अपनी खुद की किताब लिख सकता हूं। एक नज़र में ये जगह 7 ब्लड आइड्स के कैपिटल सिटी जितनी ही बड़ी और भरी पूरी लग रही थी। ये नज़ारा देखकर सू किंग का दिल जोरों से धड़कने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी कल्टीवेशन बेस और बैटल पावर कितनी बढ़ गई थी। ये सीन अभी भी उसे डर से भर रहा था। वो जो देख रहा था वो एक गोस्ट सिटी थी, और उसे डर भूतों से नहीं लग रहा था, बल्कि उस शहर से लग रहा था जो खुद अपने आप में एक जिंदा वजूद लग रहा था। इसीलिए बिना एक पल गवाए वो पीछे हट गया। गोस्ट सिटी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखी और ना ही उसका पीछा करने का कोई इरादा लगा, लेकिन सू किंग को ये टेस्ट करने का कोई शौक नहीं था। दूसरी दिशा पकड़कर वो वहां से निकल गया, और काफी दूर जाने के बाद ही उसने चैन की सांस ली। समुंदर की तलहटी एक खतरनाक जगह है। मेरी कल्टीवेशन के हिसाब से मुझे इतनी गहराई में एक्सप्लोर करने में सावधानी बरतनी होगी। ये दूसरा ऐसी चीज थी जिससे सू किंग का हाल ही में सामना हुआ था और जिसने उसे डर से कपा दिया था। पहली बार उसने पानी से एक विशाल सर को ऊपर उठते देखा था, जो वापस पानी में गिर गया था, जैसे वो खेल रहा हो, और वो जोर जोर से हंस रहा था। उस बार भी इस बार की तरह वो तुरंत भाग गया था। कोई लड़ाई नहीं हुई थी, फिर भी सू किंग की हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसी चीजों के आसपास ज्यादा देर रुके, और उसे एहसास था कि अगर उसका सामना किसी तीसरी ऐसी चीज से हुआ तो वो सचमुच खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसने तलहटी छोड़ी, सतह पर वापस आया और अपनी धर्म स्किफ पर चढ़ गया। वहां उसने शैडो और अपने फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल को पहरा देने लगा दिया। मैं गोल्डन क्रो असिमिलेट्स माइरेट स्पिरिट्स के दूसरे फेज को खत्म करने के करीब हूं। आगे मुझे और भी सावधान रहना होगा। पालथी मारकर बैठते हुए उसने अपना ध्यान नीचे अपने फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल की तरफ भेजा। उसका लाइफ एसेंस ड्रैगन अब स्नेक नेक ड्रैगन जैसा नहीं दिखता था। वो बदलकर कुछ ब्लू ग्रीन ड्रैगन जैसा हो गया था। उस ब्लू ग्रीन ड्रैगन का शिकार करने और उसे मारने के बाद उसने उस ज्ञान का इस्तेमाल अपने फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल को बदलने में किया था। बदकिस्मती से मैंने सिर्फ एक ही मारा है, इसलिए मेरी नकल परफेक्ट नहीं है। सू किंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। वो महीनों से समुंदर में था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मरफोक आइल्स में जंग का क्या हाल है। लेकिन उसकी आइडेंटिटी मेडालियन ने बताया कि उसकी रैंकिंग 50 से गिरकर 100 के पार चली गई है। इसका मतलब था कि जंग बहुत तेज हो गई है। लेकिन सू किंग को अभी इसकी चिंता नहीं थी। पिछले 1 हफ्ते से वो पूरी तरह से गोल्डन क्रो असिमिलेट्स माइरेट स्पिरिट्स पर फोकस कर रहा था, यहां तक कि वो अब पूरा होने वाला था। मुझे बस एक और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सी बीस चाहिए, फिर लेगेसी सीड पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा। सू किंग की आंखों में उम्मीद की चमक थी जब उसने अपने ब्लू ग्रीन ड्रैगन को पानी में और सी बीस ढूंढने भेजा। शैडो ने भी ढूंढने में मदद करने के लिए काफी सारी शैडो आइज भेजी, और पेट्रियार्क गोल्डन वज्रा वॉरियर भी ब्लू ग्रीन ड्रैगन के साथ जुड़ गया। उसी तलाश के बीच सू किंग ने अचानक आसमान की तरफ देखा। शाम का वक्त था और जैसे ही आसमान पतझड़ के पत्तों की तरह लाल हुआ, उसने दूर हवा में 3 विशाल काले पेड़ों को उड़ते हुए देखा। वो अजीब वॉरशिप्स जैसे लग रहे थे। वो उन शिप्स से आने वाली किसी भी तरह की हलचल को महसूस नहीं कर पा रहा था और ना ही देख पा रहा था कि उन पर कौन है। 7 ब्लड आइड्स के सी रिकॉर्ड्स को याद करते हुए उसे ऐसा कुछ भी जिक्र याद नहीं आ रहा था, इसलिए उसके पास जानने का कोई तरीका नहीं था कि ये शिप्स कहाँ से आई हैं। ऐसा लग रहा था कि वो बस वहां से गुजरने वाले हैं। फिर भी उसने अपनी सावधानी बनाए रखी और अपनी धर्म स्किफ के डिफेंसेस भी एक्टिवेट कर दिए, यहां तक कि वो पानी की सतह के नीचे चला गया। इस तरह अगर वो बस गुजरने का प्लान कर रहे थे तो ज्यादा चांसेस थे कि वो उसे छोड़ देंगे, और अगर उन्होंने हमला किया तो वो लड़ने या भागने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन जैसे ही वो पानी के नीचे गया, सबसे आगे वाली शिप से एक औरत का हाथ बाहर निकला। वो सफेद याद जैसा गोरा था और उसने एक काला मोती पकड़ा हुआ था जिसकी गहराई में एक जादुई सिंबल कैद था। फिर उसने वो मोती छोड़ दिया और वो बिजली की रफ्तार से सू किंग की तरफ बढ़ा। सू किंग की पुतलियां सिकुड़ गई और उसने अपनी धर्म स्किफ को विपरीत दिशा में दौड़ा दिया।
सिवाय इसके कि उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा कि मोती के अंदर का जादुई सिंबल चमका और वो मोती अचानक गायब हो गया और ठीक उसकी धर्मस्किफ के सामने प्रकट हो गया। ये इतनी जल्दी हुआ कि सू किंग रिएक्ट ही नहीं कर पाया। उसकी धर्मस्किफ मोती से टकराई और अनगिनत टुकड़ों में फट गई। बड़ी बड़ी लहरें हर तरफ फैल गईं और फिर मलबा सतह पर तैरने लगा। दूर से देखने पर वो तैरता हुआ कचरा मोटा मोटी धर्मस्किफ की शेप जैसा लग रहा था। ऊपर आसमान में थर्ड प्रिंसेस वॉरशिप की रेलिंग पर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अय्या, ये तो बहुत आसान था, एक ही वार में फट गया, कितना बोरिंग। लहरें सुंदर थीं वैसे। उसके बगल में सफेद रोब वाला सी ज़ॉम्बी अपनी सांस रोके हुए था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जब वो नीचे देख रहा था जहां धर्मस्किफ फटी थी। एक लंबे पल के बाद उसने सांस छोड़ी और बोला, थर्ड प्रिंसेस, आप ये क्या कर रही हैं? मैं बस ये मिशन खत्म करना चाहता हूं। आप इतनी मुसीबत क्यों खड़ी कर रही हैं? क्या आप थोड़ा लोक ही नहीं रह सकती? अगर आपने गलती से किसी शैतानी, डरावने, खूनी किलर को छेड़ दिया तो क्या होगा? फिर क्या करेंगी? बहुत उदास महसूस करते हुए सफेद रोब वाले सी ज़ॉम्बी ने एक सेब निकाला और उसमें से एक बाइट लिया। उसकी तरफ मुस्कुराते हुए थर्ड प्रिंसेस बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई सू किंग? वो बस 7 ब्लड आइड्स की एक नाव थी और मेरे खड़ूस बाप की डिवाइन लाइटनिंग का बस एक झटका लगा उसे तबाह करने में। किसको परवाह है? सफेद रोब वाले सी ज़ॉम्बी ने अपना सर हिलाया। वो उसे और समझाना चाहता था और अपने पिता राजा के बारे में बात करने के तरीके पर लेक्चर भी देना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसने अपना मुंह बंद रखा और शिप को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही वो 3 पेड़ों जैसी वॉरशिप्स ऊपर से गुजरकर दूर चली गईं, लहरों ने धर्मस्किफ के बिखरे हुए टुकड़ों को इधर उधर फैला दिया। इसी बीच पानी की सतह के नीचे एक और धर्मस्किफ तेजी से आगे बढ़ रही थी। ये पिछली वाली से छोटी थी लेकिन ज्यादा खतरनाक लग रही थी, बिल्कुल किसी सी लिजर्ड जैसी, और वो उन 3 वॉरशिप्स का पीछा कर रही थी। जो नाव फटी थी वो सिर्फ एक बाहरी खोल था जो ज़्यांगसन ने खास तौर पर दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए बनाया था। इस वक्त सू किंग अपनी असली धर्मस्किफ पर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक बेहद बुरा भाव था। जैसे ही उसने ऊपर सतह की तरफ देखा, उसकी आंखें मारने के इरादे से जल रही थी। सी ज़ॉम्बीज़। जब ज़ो किंग फॉरबिडन सी में तेजी से आगे बढ़ रहा था और एक के बाद एक सी बीस्ट्स को अब्जॉर्ब कर रहा था, तभी उससे कुछ दूरी पर आसमान के डोम के नीचे 3 विशाल काली लकड़ी के वॉरशिप्स उड़ रहे थे। वो इतने बड़े और पुराने लग रहे थे जैसे 3 उड़ते हुए पेड़ हों। उनसे निकलने वाली चमकती हुई काली रोशनी ने उनकी ऑरा को पूरी तरह दबा रखा था, जिससे किसी को पता न चले कि अंदर कौन है। सच्चाई तो ये थी कि ये एक डिस्गाइज था ताकि किसी को पता न चले कि ये सी ज़ॉम्बी वॉरशिप्स हैं। ये शिप्स म्यूटेजन से पावर लेती थीं और क्योंकि वो अपने आसपास से लगातार म्यूटेजन अब्जॉर्ब कर सकती थीं, वो हैरान कर देने वाले लंबे समय तक उड़ सकती थीं। इन शिप्स पर 100 से ज़्यादा सी ज़ॉम्बी कल्टिवेटर्स थे, हालांकि ज़्यादातर सिर्फ की कॉन्डेंसेशन लेवल पर थे, लेकिन उनमें 4 ऐसे थे जिनके शरीर से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की ऑरा निकल रही थी, और वो चारों आम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स नहीं थे। उन सब के पास लाइफ फ्लेम्स थीं। उनमें सबसे ताकतवर वो था जिसने सफ़ेद रोब पहना था। हालांकि वो प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में नहीं था, लेकिन उससे साफ साफ 2 लाइफ फ्लेम्स की ऑरा निकल रही थी। वो इन वॉरशिप्स का इंचार्ज था और जब वो दूर कहीं देख रहा था, उसकी ग्रे आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की कोई भी चीज़ उसके ध्यान देने लायक है ही नहीं। उसके बगल में एक नौजवान लड़की खड़ी थी। वो भी एक सी ज़ॉम्बी थी और कभी इंसान हुआ करती थी। वो जिंदा रहते हुए ज़रूर बहुत खूबसूरत रही होगी और ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वो कोई ख़ास शख्सियत लग रही थी। उसके शरीर से ज़ॉम्बी पॉइजन की कोई बदबू नहीं आ रही थी और उसकी स्किन गोरी और साफ थी, बिना किसी सड़न के निशान के। वो सचमुच अच्छी दिख रही थी, थोड़ी क्यूट भी। उसकी आंखें बाकी सी ज़ॉम्बीज़ से ज़्यादा जिंदा लग रही थीं। अगर वो भीड़ में खड़ी होती तो शायद कोई पहचान भी ना पाता कि वो एक सी ज़ॉम्बी है। इस वक्त उसने अपना हाथ उस सफ़ेद कपड़े वाले सी ज़ॉम्बी के हाथ में डाल रखा था। भाई ज़ू किंग, उसने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, बताओ ना, प्लीज़ बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैंने तो भेस बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सफ़ेद रोब वाले सी ज़ॉम्बी ने धीरे से सर हिलाया, लेकिन लगता था कि वो लड़की की जिद के आगे मजबूर हो रहा था। फिर लड़की ने एक कारा पत्थर निकालकर उसे दिया। उसने वो ले लिया। उसकी तरफ देखते हुए वो बोला, थर्ड प्रिंसेस, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, और क्योंकि आप ज्ञान की इतनी कदर करती हैं तो मैं ज़ू किंग आपके सवाल का जवाब दूंगा। सी ज़ॉम्बी बनने से पहले मैं 7 ब्लड आइस के 7th पीक का डिसाइपल था। वहां मैंने एक छोटी सी टेक्निक सीखी थी, उसी की मदद से मैं आपकी पहचान का पता लगा पाया। प्रिंसेस, आपके पिता जो राजा हैं वो बहुत परेशान हैं।
इसीलिए उन्होंने ये मिशन निकाला कि आपको ढूंढकर वापस लाया जाए। प्लीज प्रिंसेस, मेरे लिए मुश्किल मत खड़ी कीजिए। वापस जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमारे पूर्वजों की जमीन पर वापस जाते वक्त प्लीज चीजें इधर उधर मत फेंकिए। अगर आपने गलती से किसी ऐसे को छेड़ दिया जिसे नहीं छेड़ना चाहिए था तो मुसीबत हो सकती है। शर्माते हुए मुस्कुराते हुए वो लड़की बोली, अरे ठीक है, लेकिन भूलना मत भाई जू किंग, तुमने वादा किया था कि वापस पहुंचने पर तुम मेरे स्पेशल डाओ प्रोटेक्टर बनोगे। मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी पसंद है भाई जू किंग, तुम सबसे अलग हो, मुझे दिखता है। पता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे सवाल का जवाब देने के लिए मुझसे एक म्यूटेशन स्टोन मांगने की हिम्मत की। हमारी प्रजाति का कोई और होता तो ऐसा कभी नहीं करता। वो सब बातें जो तुम कहते हो, जैसे ज्ञान अनमोल है और ज्ञान की इज्जत करो, खैर वो मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत यूनिक है। सफेद रोब वाले सी ज़ॉम्बी ने अपने हाथ पीछे बांध लिए और दूर देखने लगा। मैं जू किंग एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी जुबान से कभी नहीं फिरता। जब तक आप इस मिशन को पूरा करने में मेरी मदद करेंगी प्रिंसेस, तब तक मैं सिर्फ आपका डाओ प्रोटेक्टर ही नहीं बनूंगा। अगर आप चाहेंगी तो मैं आपका कॉन्सॉर्ट भी बन जाऊंगा। और अगर मैं जू किंग अपने वादे से मुकरा तो मुझे सबसे जहरीले जहर से मारा जाए और मुझ पर 5 बार आसमानी बिजली गिरे। तुम सच में मेरे कॉन्सॉर्ट बनोगे भाई जू किंग? थर्ड प्रिंसेस ने पूछा। उसकी आंखें चमक उठी। बिल्कुल, सफेद रोब वाले सी ज़ॉम्बी ने अपना गला साफ किया। इसी बीच फॉरबिडन सी के एक दूसरे हिस्से में असली जू किंग कांप उठा और उसकी आंखों में सावधानी की चमक थी जब वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। समंदर की तलहटी पर उससे कुछ आगे पानी के अंदर भूतिया सायों का एक विशाल झुंड एक शहर की तरफ बढ़ रहा था। वो विशाल शहर इमारतों से भरा हुआ था और अनगिनत धुंधले साए वहां घूम रहे थे। जू किंग को वैसी ही शोर शराबा और हुलचुल सुनाई दे रही थी जैसी किसी शहर में होती है। वहां दुकानें और ठेले भी थे जिनसे वो भूतिया साए खरीदारी कर रहे थे। जिस पल वो काला मोती वॉरशिप से नीचे आया, शुक्शिंग ने वैसी ही यूनिक म्यूटेजन फ्लक्चुएशंस महसूस की थी जिससे वो समझ गया कि शिप चलाने वाले ज्यादातर सी ज़ॉम्बीज होंगे। उन क्रीचर्स के लिए उसके दिल में जरा सी भी हमदर्दी नहीं थी। वो बहुत सारे सी ज़ॉम्बीज को मार चुका था। जो अभी हुआ था वो एक अनएक्सपेक्टेड मुसीबत थी। हालांकि वो काला मोती उसे सचमुच चोट पहुंचाने के लायक नहीं था, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल्स की ताकत थी। सच तो यह है कि वो हमला लाइफ फ्लेम वाले कल्टीवेटर के हमले जैसा था और उसमें जो जादुई सिंबल था वो बेहद मिस्टीरियस था। याद करने पर शुक्सिंग को याद आया कि उसने सिंबल को चमकते हुए देखा था। फिर मोती इतनी तेजी से मूव हुआ जैसे टेलीपोर्टेशन हो। वो इतना तेज था कि वो टाइम पर रिएक्ट करके उसे अवॉइड भी नहीं कर पाया था। उस एबिलिटी के साथ वो मोती 2 या 3 फ्लेम्स के लेवल पर है। वो चीज एक असली खजाना है। शुक्सिंग की आंखें ठंडी पड़ गईं। एक कल्टीवेटर जो ऐसी चीजें कैजुअली भींग सकता है, या तो उसकी कल्टीवेशन बेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी या फिर उसका बैकग्राउंड। इस केस में उसे लगा कि बैकग्राउंड स्ट्रांग है और इसका मतलब यह है कि उनके पास शायद कोई डाउ प्रोटेक्टर होगा। अपनी सी लिजर्ड धर्मा शिफ्ट में तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने अपनी नजरें ऊपर उड़ती हुई 3 काली शिप्स पर जमाए रखी। क्योंकि वो श्योर नहीं था कि उन शिप्स पर कोई हाई लेवल एक्सपर्ट है या नहीं, वो ऐसे ही हमला नहीं करने वाला था। जैसा कि उसका तरीका था, वो पीछा करेगा और ऑब्जर्व करेगा, बिल्कुल किसी शिकारी की तरह जो कमजोर शिकार पर झपट्टा मारने की तलाश में हो। सबसे आगे वाली वॉरशिप पर सफेद रोब वाले सी ज़ॉम्बी ने आह भरी। नीचे समुद्र को देखकर वो बहुत परेशान महसूस कर रहा था, और वो इसलिए क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि एक ऑरा उन 3 वॉरशिप्स पर लॉक्ड है और वो ऑरा बहुत जानी पहचानी थी। उदास मत हो भाई शुक्शिंग, थर्ड प्रिंसेस ने कहा। मैं पहले से ही लो की हूं। मैं तो वो 3 डिवाइन लाइटनिंग पर्ल्स फेंकने वाली थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही फेंका। उसने सफेद रोब वाले सी ज़ॉम्बी को देखा, लेकिन जब देखा कि वो उसे इग्नोर कर रहा है तो वो पास गई और उसका हाथ धीरे से हिलाया। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं और मोती नहीं फेंकूंगी। गुस्सा मत हो भाई शुक्शिंग, तुम इतना क्यों घुर रहे हो? क्या सोच रहे हो? जब सफेद रोब वाले सी ज़ॉम्बी ने उसे शुक्शिंग बुलाना सुना तो उसने फिर आह भरी और उसकी तरफ देखा। मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि वो तुम्हें मार न दे और साथ ही उसे ये पता ना चले कि मैंने क्या किया है। अगर उसे पता चला तो वो सचमुच पागल हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो भाई शुक्शिंग, थर्ड प्रिंसेस प्यार से मुस्कुराई, लेकिन उसकी बातों से जेन्युइनली कंफ्यूज लग रही थी। सफेद रोब वाले सी ज़ॉम्बी ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। मन ही मन वो इस बात पर रो रहा था कि क्योंकि सी ज़ॉम्बी मेरिट पॉइंट्स मिलना इतना मुश्किल था, इसलिए उसने थर्ड प्रिंसेस को ढूंढने का यह मिशन लिया था। ना सिर्फ वो उसे ढूंढने में सफल रहा था, बल्कि उसने उसका दिल भी जीत लिया था। अब बस उसे वापस सी ज़ॉम्बी टेरिटरी पहुंचना, अपने मेरिट पॉइंट सबमिट करके हाई लेवल ज़ॉम्बी हार्ट लेना और फिर थर्ड प्रिंसेस से मिले भरोसे का यूज करके सी ज़ॉम्बी एंसेस्ट्रल सैंक्चुरी में घुसना था। फिर वो अपना दूसरा बड़ा कारनामा खत्म कर सकता था। वो इस प्लान का पहला हिस्सा लगभग पूरा कर चुका था
और अब सी ज़ॉम्बी टेरिटरी से बस 1 महीना दूर था। बदकिस्मती से इस सी ज़ॉम्बी प्रिंसेस को वो लाइटनिंग पर्ल्स इधर उधर फेंकने ही थे। जैसे ही सफेद रोब वाला सी ज़ॉम्बी फिर से आह भरने वाला था, उसने नीचे पानी की तरफ देखा और हैरानी का भाव बनाया। शुक्शिंग की ऑरा जो शिप्स पर लॉक थी, गायब हो चुकी थी। जाहिर है अब वो उनका पीछा नहीं कर रहा था। ये क्या हो रहा है? ऐसा मत बोलना कि वो लड़का सुधर गया है या फिर कोई और काम आ गया जिसे उसे संभालना था। सफेद रोब वाले सी ज़ॉम्बी ने समुद्र पर नजरें जमाए रखी। जैसे जैसे वॉरशिप्स आगे बढ़ती रहीं, 3 दिन और बीत गए और अब वो कन्विंस हो गया कि शुक्शिंग उनका पीछा नहीं कर रहा। अजीब है, वो क्यूरियस था कि क्या हुआ, लेकिन साथ ही उसने चैन की सांस ली। सच कहूं तो वो इस बात से चिंतित नहीं था कि शुक्शिंग को सी ज़ॉम्बीज के साथ उसके प्लान का पता चल जाएगा, बल्कि उसे शुक्शिंग का नाम यूज करने पर थोड़ा गिल्टी महसूस हो रहा था। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि उसे एक डाउटेस्ट पार्टनर मिल जाए। वैसे भी ये करना सही है। उसके सीनियर होने के नाते मुझे उसकी पर्सनल लाइफ की परवाह करनी चाहिए, बल्कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं पर्सनली कोशिश कर रहा हूं कि उसे एक लड़की मिले। खुद को सही साबित करते हुए सफेद रोब वाले सी ज़ॉम्बी ने स्पीड बढ़ाने के ऑर्डर्स दे दिए। शुक्शिंग की सी लिजर्ड धर्माशिफ अभी भी वहीं थी, पानी की सतह के नीचे, लेकिन अब वो उसकी शैडो से ढकी हुई थी। 3 दिन पहले उसे रियलाइज हुआ था कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए उसने जाने का नाटक किया। फिर अपनी धर्म स्किफ को अपनी शैडो से डिस्गाइज किया और अपनी ऑरा को फॉरबिडन सी के म्यूटेजन जैसा बना दिया। फिर उसने पीछा किया और ऑब्जर्व किया। इस बार किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, जिसका मतलब था कि वो सचमुच उनसे छिपा हुआ है। इसके अलावा इससे उसे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिली, जैसे कि अब वो जानता था कि उन 3 वॉरशिप्स पर कोई गोल्ड कोर कल्टिवेटर नहीं है और बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वहां कोई 3 फ्लेम कल्टिवेटर भी नहीं है। अगर होते तो वो उसकी ऑरा डिटेक्ट कर लेते और शायद बहुत पहले ही नीचे आकर उससे निपट चुके होते। पिछले 3 दिनों में उसने और भी चीजें सीखी थीं, जैसे कि उसने वॉरशिप के बाहरी डिस्गाइज को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया था अगर जरूरत पड़े, और उसने ये भी पता लगा लिया था कि वो कितनी तेजी से जा सकते हैं। सारी जानकारी के साथ वो कन्विंस था कि उन 3 वॉरशिप्स पर कोई सचमुच खतरनाक एक्सपर्ट नहीं है। अगर ऐसा है तो सुक्किंग की आंखों में कत्ल करने का इरादा घूमने लगा। एक तो वो उस काले मोती वाली बात से गुस्सा था, दूसरा उसे अपने धर्मा एपर्चर्स के लिए और फ्यूल चाहिए था, और उसे कोई वजह नहीं दिखी इन सी ज़ॉम्बीज को जाने देने की। तीसरी वजह यह थी कि गोल्डन क्रो एसिमिलेट्स माइरिएट स्पिरिट्स के साथ उसका प्रोग्रेस इन सी ज़ॉम्बीज की वजह से रुक गया था, और इसलिए अब वो न्यूट्रिएंट्स बनेंगे उसे पूरा करने के लिए। ये बिल्कुल फेयर था। तीसरे दिन की शाम को जब रात गहरी थी और चांद ज्यादा नहीं चमक रहा था, सुक्किंग अपनी धर्म स्किफ के डेक पर खड़ा हुआ और दोनों हाथों से इनकैंटेशन जेस्चर बनाने लगा। उसकी धर्म स्किफ गड़गड़ाई और सी लिजर्ड फॉर्म से पंख निकल आए और वो पानी से बाहर हवा में शूट हुई। हवा में उड़ते हुए उसका सी लिजर्ड मुंह पूरा खुला और वहां गोल्डन लाइट का एक गुच्छा बना, जो फिर एक बीम बनकर टॉप स्पीड से निकला। वो गोल्डन लाइट बेशक गॉडलीनेस का अटैक था जो सुक्किंग की धर्म स्किफ कर सकती थी। जिस पल वो प्रकट हुआ, आसमान और जमीन में अजीब रंग चमके और हवा चीखने लगी। वो लाइट रात के अंधेरे को चीरते हुए शॉकिंग स्पीड और होली ताकत के साथ सीधे दूसरी काली वॉरशिप में जा घुसी। उसने वॉरशिप के डिफेंसेस को ऐसे तोड़ दिया जैसे वो थे ही नहीं, और पलक झपकते ही शिप से टकरा गई। जैसे ही वॉरशिप कांपी और मुड़ने लगी, उसके नीचे समुद्र फटा और एक 900 मीटर लंबा ब्लू ग्रीन ड्रैगन दहाड़ते हुए ऊपर निकला, सीधे सबसे आगे वाली वॉरशिप पर हमला करने के लिए। इसी बीच सुक्किंग खुद अपनी धर्म स्किफ से उड़ गया। उसका लाइफ लैंप वोल्केनो की तरफ फटा और आग उसके चारों तरफ फैल गई जब वो इनक्रेडिबल स्पीड से आखिरी वॉरशिप की तरफ बढ़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के पेट्रिया गोल्डन वज्रा वॉरियर दूसरी काली वॉरशिप की तरफ लपका, जो अभी गॉडलीनेस अटैक झेल रही थी। ये सब बताने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन असल में ये उतनी ही देर में हुआ जितनी देर में पत्थर से चिंगारी निकली। आसमान में गड़गड़ाहट गूंजते हुए सुक्किंग तीसरी वॉरशिप पर पहुंच गया। बिना एक पल रुके उसने अपनी फिजिकल बॉडी की सारी ताकत यूज करके शिप के डिफेंसेस पर हमला किया। चटकने की आवाजें आईं और शील्ड टूटने लगी। एक पल बाद वो फट गई और सुक्किंग शिप पर कदम रख चुका था। वहां 30 से ज्यादा सी ज़ॉम्बीज थे, लेकिन एक अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर मतलब 1 लाइफ फ्लेम के अलावा बाकी सब ची कंडेंसेशन लेवल पर थे। सब शॉक्ड लग रहे थे, फिर भी वो सुक्किंग के लिए स्लो मोशन में मूव कर रहे थे। यहां तक कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सी ज़ॉम्बी भी अपनी लाइफ फ्लेम जलाने में स्लो था।
सुक किंग ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा, फिर बिना हिचकिचाहट के फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सी ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ा। सी ज़ॉम्बी की आंखों में डर और निराशा भर गई जब सुक किंग ने हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली उसके माथी पर रख दी। हवा में गड़गड़ाहट फैल गई जब बेलफायर सोल स्वॉलोइंग स्क्रिप्चर ने अपना काम शुरू कर दिया। साथ ही उसकी पीठ पर बना टोटम टैटू अनगिनत पंखों में बदल गया और सी ज़ॉम्बी को घेर लिया। पनक झपकते ही दोनों टेक्निक्स यूज हुई और सी ज़ॉम्बी एक सूखी हुई लाश बन गया। उसकी आत्मा खींच ली गई थी और उसके शरीर का सारा खून निचोड़ लिया गया था। पंखों ने नीले खून के गोले को निगल लिया, जिसके बाद टोटम टैटू गर्मी और ताकत से भर गया। थोड़ी देर पहले सुक किंग लेगेसी सीड एक्टिवेशन का दूसरा फेज बस पूरा करने ही वाला था। उस सी ज़ॉम्बी के खून के साथ गोल्डन क्रो एसिमिलेट्स माइरिएट स्पिरिट्स पूरा हो गया। सुक किंग के पीछे से एक चीख आसमान की ऊंचाइयों तक गूंजी, फिर उसके आसपास के पंख काली आग में जल उठे। काली आग के अनगिनत पंख उसके पीछे इकट्ठा हुए और आग का एक समुद्र बन गया जो पूरा 30 मीटर तक फैला हुआ था और जिसने चारों तरफ अंधेरा फैला दिया। एक और चीख गूंजी, इस बार और साफ, और ये उस काली आग के समुद्र से आई थी। जिस पल वो चीख सुनाई दी, आग का समुद्र आसमान में ऊपर उठा, जहां उसने अंधेरे में लिपटी एक डिवाइन बर्ड का रूप ले लिया। ऐसा लग रहा था कि वो आग में पैदा हुई हो, जैसे वो एंशिएंट पास्ट में बनी हो। ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास की काली रात उबल रही है। दूर से देखने पर वो डिवाइन बर्ड का सर एक कौवे जैसा, बदन एक सारस जैसा, पूंछ एक फीनिक्स जैसी और 3 लंबी टांगे थीं जिनके सिरों पर पंजे थे। जैसे ही वो आसमान में उड़ी, काली आग उस पर बहने लगी, उसकी पूंछ पर इकट्ठा हुई, जहां वो फैलकर एक शानदार गोल पूंछ बन गई। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरी और रहस्यमयी। वो ऊपर घूमी, फिर सुक किंग की तरफ नीचे आई। जैसे ही वो उसके पास आई, ऐसा लगा जैसे वो उसे एक पुराना दोस्त मान रही हो। उसके आसपास घूमने लगी जैसे डांस कर रही हो। वो जहां भी उड़ती वहां आग फैलाती, सुक किंग को आग की रोशनी में घेर लेती। उस पल तीनों वॉरशिप्स पर मौजूद लगभग सारे सी ज़ॉम्बीज ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखें जलने लगी। ऐसा लग रहा था कि इस पल में सुक किंग, जिसके चारों तरफ गोल्डन क्रो घूम रहा था, एक ऐसा वजूद बन गया था जिसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो दोस्तों, ये था सफर चैप्टर 170 से लेकर 180 तक। एक तरफ हमारे एमसी का डेविल मोड ऑन हो चुका है और दूसरी तरफ हमारा कैप्टन, कैप्टन तो कैप्टन है। इस पूरे आर्क में हमने देखा कि शू क्विंग ने कैसे उस ढीठ शैडो को घुटने टेकने पर मजबूर किया और कैसे अपनी जान दांव पर लगाकर उस ड्रैगन चैरियट पर कदम रखा। जहां बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की रूह कांप जाए, वहां हमारे एमसी ने न सिर्फ गोल्डन क्रो की पावर हासिल की, बल्कि उसे एक्टिवेट करने के लिए खुद को लाश बनने तक निचोड़ दिया। दैट इज प्योर डेडिकेशन। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वर्ल्ड बिल्डिंग। अगर किसी को गोल्डन क्रो असिमिलेट्स माइरिएट स्पिरिट्स टेक्निक समझने में दिक्कत हुई, तो सिंपल शब्दों में समझाता हूं। ये कोई आम मैजिक नहीं है, ये बॉडी कल्टीवेशन है। सोचिए, शू क्विंग अब सूरज की गर्मी और दुश्मनों का खून यानी ब्लड एसेंस यूज करके अपनी बॉडी को एक लिविंग वेपन बना रहा है। जैसे एक लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही शू क्विंग अब गोल्डन क्रो एम्परर बनने की राह पर है। वो ब्लू ग्रीन ड्रैगन को सिर्फ अपनी फिजिकल ताकत से रोकना, वो बस एक ट्रेलर था। लेकिन कहानी अभी बस शुरू हुई है। समंदर की गहराई में वो घोस्ट सिटी क्या थी, जिसे देखकर शू क्विंग जैसा निडर बंदा भी पीछे हट गया। और हाँ, नोटिस किया आपने, वो सी ज़ॉम्बी शिप पर सफेद कपड़ों में कौन था? ऑफ कोर्स, हमारा फेवरेट कैप्टन। बंदा अलग ही लेवल पर खेल रहा है। मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरीज बताओ। अगर शू क्विंग और कैप्टन की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? अब तो शू क्विंग के पास गोल्डन क्रो की पावर है। अगर आपको ये सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग और शू क्विंग का ये ब्रूटल एवोल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगला पार्ट इससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई तबाही के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप कल्टिवेटिंग।